यस पीपल यारों, रिवाइज करते हैं पूरा लिक्विडेशन चैप्टर। काफी आसान चैप्टर है, बिल्कुल परेशान करने वाला चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर का सबसे पहले अगर हम रफ ओवरव्यू भी देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 ऑफ आर मॉड्यूल, हमारे नोट्स का, हमारे मॉड्यूल का जो चैप्टर नंबर 5 है हमारे नोट्स का, दैट इज लिक्विडेशन। इसके अंदर रेलेवेंट सेक्शंस कवर्ड आर सेक्शन नंबर 33 टू 54 ऑफ आईबीसी। दिस इज पार्ट 2 का चैप्टर 3। पार्ट 2 का चैप्टर 2 इज सीआईआरपी विच रन्स अप टिल सेक्शन नंबर 32A तक जो चलता है वो है हमारा पार्ट 2 चैप्टर 2। फिर आता है पार्ट 2 चैप्टर 3 लिक्विडेशन 33 से लेके 54। इसके अंदर जो भी रेगुलेशन का रेफरेंस आएगा, द रेगुलेशन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016। जैसे कि हम जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे तो वहां पर जो रेगुलेशन थी वो सीआईआरपी का रेगुलेशन था, यहां पर चाहे वो लिक्विडेशन का रेगुलेशन है, ये ध्यान रखना है, सिंपल। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है हमने, 33 से लेके 54 तो पढ़ाई है, बट बीच बीच में कुछ रेगुलेशंस भी आई हैं। सबसे पहले 33 पढ़ते हैं, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। उसके बाद 34 पढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कि लिक्विडेटर क्या क्या करता है। तो लिक्विडेटर की पहले एलिजिबिलिटी की बात आ जाती है कि लिक्विडेटर कौन सा लिक्विडेटर को हम एलिजिबल मानेंगे। उसके बाद में यहां पे हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो लिक्विडेटर। फिर आता है लिक्विडेटर की फीस कैसे डिटरमिन की जाती है, रिपोर्टिंग, लिक्विडेटर को क्या क्या चीजें देनी है, पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को अपॉइंट होती है पब्लिक अनाउंसमेंट देके क्लेम इनवाइट करना होता है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अब हमने पढ़ा था कि लिक्विडेटर को क्या क्या करना है, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट है जो लिक्विडेटर को देना है। उसमें आती है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, असेट मेमोरेंडम, असेट सेल रिपोर्ट। ये चारों चीजें हमने डिटेल में पढ़ी कि ये चारों चीजें जो लिक्विडेटर की ड्यूटी है जो उसको देना है। साथ ही हमने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इंटेंडेड टू बी सेल हमको यहाँ पे देना होता है। फिर हमारा आता है सेक्शन 35, हम इस सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, बट अभी रफ ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर आता है सेक्शन 35 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। उसके अंदर हमने एक छोटा सा रेगुलेशन पढ़ा है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, बिकॉज एक पावर है लिक्विडेटर की कि अगर उसको नीड लगती है तो ही कैन अपॉइंट प्रोफेशनल। तो उसमें एक रेगुलेशन है कि आप प्रोफेशनल को कैसे अपॉइंट करते हो। फिर आता है हमारा जेसीबी, लिक्विडेशन एस्टेट, व्हाट विल बी इंक्लूडेड, व्हाट विल नॉट बी इंक्लूडेड। फिर आता है सेक्शन 37 पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस दी इंफॉर्मेशन, कि लिक्विडेटर के पास पावर है कि वो कहीं पे भी किसी भी अथॉरिटी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकता है। उसका एक रेगुलेशन आता है पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू लिक्विडेटर। ये हमारे सीआईआरपी में सेक्शन के माध्यम से दे रखा था, वही चीज यहाँ पे रेगुलेशन में दे रखी है कि सीडी के जितने भी लोग हैं वो सब कोऑपरेट करेंगे लिक्विडेटर के साथ। अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता तो लिक्विडेटर एनसीएलटी को बोल सकता है, एनसीएलटी उनको बोलेगा कोऑपरेट करने के लिए। फिर आता है हमारी वो कहानी 38, 39, 40, 41, 42 तक, कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम। लिक्विडेटर ने ऊपर पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था, उससे क्लेम इनवाइट किया, उन सबको कंसोलिडेट करेगा, उन सबको वेरीफाई करेगा, क्लेम को एडमिट या रिजेक्ट करेगा, उसके बाद में डिटरमिन करेगा कितने अमाउंट का क्लेम है, और फिर कोई भी व्यक्ति फिर भी इनसे खुश नहीं है तो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ये बैक टू बैक सेक्शन आता है। कंसोलिडेशन का एक रेगुलेशन भी आता है, सबमिशन ऑफ क्लेम का, वेरिफिकेशन का आता है, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम का वेरी इजी। फिर कोई भी अगर अपील करना चाहता है तो वहाँ पे रेगुलेशन 31 और 31A आ जाता है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, ये सिंपल सी बात है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी आपको याद आ रहा होगा, सीओसी कंटिन्यूज है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी जब तक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी नहीं बनती है वगैरह। फिर हमारे भूत आ जाते हैं, भूत चलते हैं पूरे के पूरे 51 तक, ये पूरे के पूरे भूत हमारे। 43, 44 बात करता है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन का, 45, 46, 47, 48 बात करता है अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन का, 49 बात करता है ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर का, 50, 51 बात करता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, एकदम इजी पीसी। फिर आते हैं हमारे तीन आखिरी सेक्शंस 52, 53, 54। 52 सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो चॉइस मिलती है कि उस व्यक्ति को या तो रिलिंक्विश करना है या फिर खुद बेच देगा रियलाइज करके। तो 53 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट, बेस्ट सेक्शन। वाटरफॉल, कहने को सेक्शन छोटू सा है लेकिन इस पे क्वेश्चन कितने जबरदस्त हैं, ग्रीन अभ्यास शीट में हमने देखा है। उसके बाद में नहीं तो आप देखेंगे ग्रीन अभ्यास शीट में जिन्होंने अभी तक देखी नहीं है। उसके बाद में इसी के अंदर कुछ छोटे छोटे रेगुलेशंस हैं, जैसे कि लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होता है, सेल ऑफ असेट कैसे होगा, मोड ऑफ सेल ऑफ असेट, ऑक्शन से भी बेच सकते हैं आप, प्राइवेट सेल से भी बेच सकते हैं मोड ऑफ सेल के अंदर। लेकिन अगर आपको प्राइवेट सेल से बेचना है तो इन तीन केसेस में तो बेच ही सकते हो, या फिर एनसीएलटी के अप्रूवल से तो बेच ही सकते हो, लेकिन इन तीन केसेस में भी अगर आप रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर आता है कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन, फाइनल रिपोर्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन। फिर 54 आता है डिसोल्यूशन ऑफ सीडी, कि आप भले ही कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न बेच रहे हैं या फिर एक्चुअली कंपनी के असेट्स को बेचा है, आपको ये सेक्शन को कंप्लाई करना है, डिसोल्यूशन के पूरा फॉर्म फाइलिंग करनी ही होगी। इसके अंदर दो है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इतने ईयर्स तक मेंटेन करना है, फिजिकल रिकॉर्ड्स इतने ईयर्स तक मेंटेन करके रखना है। सेल एज अ गोइंग कंसर्न, अगर आप कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न बेचना चाहते हो तो उसके अंदर पूरा हमने कंसेप्ट पढ़ा 32A के अंदर कि सबसे पहले या तो लिक्विडेशन को लिक्विडेटर को लगता है या सीओसी ने बताया है कि आप इसको बेचेंगे,
एज अ गोइंग कंसर्न, तो फिर लिक्विडेटर पहले कोशिश करेगा उसको गोइंग कंसर्न की तरह बेचने की फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 90 डेज। अगर 90 डेज में गोइंग कंसर्न की तरह नहीं बेच पाया देन असेट बाय असेट बेचना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज द एंटायर चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन। इजंट दैट इजी? yes, the chapter is quite easy, the chapter is quite interesting, एग्जाम में आएगा और बोनस मार्क्स हमको देखिए जाएगा। अब इसी को हम प्रॉपर्ली डिटेल में देख लेते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 5, लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। सबसे पहली चीज, सेक्शन रन्स फ्रॉम 33 to 54। दिस इज विच चैप्टर ऑफ द बेयर एक्ट? चैप्टर 3 पार्ट 2 ऑफ द बेयर एक्ट। पार्ट 2 टॉक्स अबाउट कॉर्पोरेट पर्सन, पार्ट 3 तो फिर इंडिविजुअल की बात हो जाएगी, तो पार्ट 2 टॉक्स अबाउट कॉर्पोरेट पर्सन। 33 to 54 ऑफ आईबीसी इस बारे में बात करता है, और इसमें जो रेगुलेशन है वो है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016। सबसे पहले उन्होंने जनरल बात बताई, फिर आता है सबसे पहले सेक्शन पे, सेक्शन में 33 इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। अगर हम कभी भी बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन की, तो ये बताते हैं कि कैसे लिक्विडेशन इनिशिएट किया जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे केसेस बताए कि किन किन केसेस में लिक्विडेशन इनिशिएट होगा। जैसे कि इन्होंने बताया सबसे पहले, अगर कोई भी प्लान रिसीव नहीं हुआ है तो लिक्विडेशन इनिशिएट हो जाएगा। इफ यू नॉट रिसीव्ड एनी रेजोल्यूशन प्लान, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, इनिशिएशन हो जाएगा। सेकंड, रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंटेन विद द रिक्वायर्ड कंटेंट्स। थर्ड, आपका 30 सबसेक्शन 2, रेजोल्यूशन प्लान आया लेकिन एनसीएलटी ने देखा ये तो रिक्वायर्ड जो भी कंटेंट्स है वो है ही नहीं इसमें, तो रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया, तो भी क्या होगा? लिक्विडेशन। तीसरा चीज, सीओसी ने 66% से वोट पास करके बोल दिया है दैट कंपनी हैज टू बी लिक्विडेटेड। और लास्ट कह दिया है कि जो सीडी है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। इन केसेस के अंदर कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन। ये 4 केसेस हैं। अब अगर हम सेक्शन 33 के आउटलुक से देखते हैं, 33(1) के अंदर ए और बी दे रखा है कि अगर कोई भी प्लान रिसीव नहीं हुआ है कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन। उसके बाद में रेजोल्यूशन प्लान के अंदर अगर रिक्वायर्ड कंटेंट्स नहीं है कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन। इस केस में एनसीएलटी क्या करता है? एनसीएलटी एक लिक्विडेशन ऑर्डर पास करता है, एनसीएलटी एंश्योर करता है कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट दिया हुआ है, और एनसीएलटी इन्फॉर्म करता है सीडी के रेगुलेटर को भी। ये भी दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद में सीओसी ने अगर कभी भी 66% का अप्रूवल पास करके डिसीजन ले लिया है कि लिक्विडेट करना है तो लिक्विडेट हो गई, और अगर कभी भी सीडी ने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए टर्म्स को तो भी लिक्विडेट हो सकता है। इसके अंदर 33(5) बताता है कि छोटू सा मॉरिटोरियम भी लग जाएगा कि एक बार लिक्विडेशन शुरू हुआ तो कोई भी व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता एनसीएलटी के अगेंस्ट, कोई भी व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता है सीडी के अगेंस्ट, और सीडी भी केस फाइल नहीं कर सकता है किसी के अगेंस्ट। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन तो यह है कि लिक्विडेटर अगर चाहे तो एनसीएलटी के अप्रूवल से केस फाइल कर सकता है, और दूसरा एक्सेप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाइड ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर ये मॉरिटोरियम अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद में आता है यही 33 सबसेक्शन 6 कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड ट्रांजैक्शन ऑन विच 33 सबसेक्शन 5 ये जो छोटा मॉरिटोरियम है ये अप्लाई नहीं करेगा। और लास्ट, एक बार लिक्विडेशन का ऑर्डर आ चुका है, लिक्विडेशन के ऑर्डर का इफेक्ट होता है दैट कंपनी के अंदर सारे एम्प्लॉयज वगैरह सब हो चुके हैं डिस्चार्ज नोटिस हो जाता है एक कि कोई भी अब एम्प्लॉय को काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें और अच्छे से पढ़ना है, ये 4 केसेस याद होने चाहिए। आप ग्रीन अभ्यास शीट भी देखेंगे, रेड अभ्यास शीट भी आएगी आपकी, तो आपको वेरी क्लियर रहेंगे इन दोनों अभ्यास शीट में कि भैया इस पे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि कब कब लिक्विडेशन इनिशिएट होता है। 4 केसेस में लिक्विडेशन इनिशिएट हो सकता है। ये 33 बताता है, हमने सबसेक्शन के साथ में लिखा हुआ है, और सबसेक्शन याद रहे तो बोनस है, बट सबसे पहले 4 केसेस तो याद रखने होंगे। अगर एनसीएलटी को कोई भी रेजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं और पूरा का पूरा टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, पहला केस। दूसरा केस, एनसीएलटी ने किसी भी प्लान को रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज उसके अंदर रिक्वायर्ड कंटेंट्स नहीं है। तीसरा, सीओसी ने 66% के अप्रूवल से डिसाइड कर दिया है कि उनको कंपनी को लिक्विडेट ही करना है। और लास्ट, सीडी कॉन्ट्रीब्यूट द टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अगर सीडी ने कभी भी रेजोल्यूशन प्लान के टर्म्स को कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो उस केस में भी कंपनी विल गो फॉर लिक्विडेशन। दीज आर द 4 केसेस फॉर विच कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन। अगर आप 33 को रीड करेंगे और ये सबसेक्शन का फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो हमारे लिए काफी ईजी हो जाता है। वैसे भी बस उन्होंने 4 केसेस को डिवाइड करके दे दिया, और इसके अंदर साथ ही साथ बात की हुई है मॉरिटोरियम की भी। मॉरिटोरियम के 2 एक्सेप्शन भी हैं कि किस केस में छोटा सा मॉरिटोरियम हमने नाम दिया है। एक्चुअली उन्होंने 33 सबसेक्शन 5 में इतना सा लिखा है कि एक बार लिक्विडेशन इनिशिएट हो जाएगा, सीडी कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पर्सन एंड एनी अदर पर्सन कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट सीडी। एक्सेप्शन नंबर 1, लिक्विडेटर कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ सीडी विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। एंड एक्सेप्शन नंबर 2 इज गिवन इन द नेक्स्ट सबसेक्शन which says central government can exempt any transaction। अगर उसको लगता है कि 33 सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड ट्रांजैक्शन जिस पे 33 सबसेक्शन 5 नहीं लगेगा। और लास्ट में 33 सबसेक्शन 7 कहता है कि जैसे ही लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है, लिक्विडेशन ऑर्डर जो यहाँ पर एनसीएलटी ने दिया है, लिक्विडेशन ऑर्डर जैसे ही आ चुका है, इट हैज एन इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कि अब सारे एम्प्लॉयज वगैरह फ्री हो चुके हैं, किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट
कंपनी के सब एम्प्लॉयज वगैरह डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन अगर लिक्विडेटर को चाहिए कि उसको कंपनी चलानी है एज अ गोइंग कंसर्न, तो उसको एक्सप्रेस ऑर्डर पास करना पड़ेगा. तो बाय डिफॉल्ट द कंपनी डज नॉट कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न ड्यूरिंग लिक्विडेशन, बट इफ द लिक्विडेटर वांट्स द कंपनी टू रन एज अ गोइंग कंसर्न ड्यूरिंग लिक्विडेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स, तो लिक्विडेटर को एक्सप्रेसली उसके लिए ऑर्डर पास करना है. तो यहां पर ऐसा लिखा है दैट ऑल द एम्प्लॉयज वगैरह विल बी डिस्चार्ज unless the liquidator wants to continue the company as a going concern. तो उनको गोइंग कंसर्न की चलानी तो बात अलग है, नॉर्मली चलाते नहीं है. दिस इज 33. तो अगर 33 की बात करते हैं, 33 बहुत ही सिंपल तरीके से खत्म हो जाता है. उसके बाद में आता है हमारा 34, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड. अब यहाँ पे आता है बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज कि लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे एंड उसकी फीस का डिसीजन होगा. तो सबसे पहली चीज वापस आ जाता है कि लिक्विडेटर नया व्यक्ति भी हो सकता है, या जो व्यक्ति अभी तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा है वो भी हो सकता है. इन ईदर ऑफ द केस यू हैव टू ऑब्टेन व्हाट, रिटन कंसेंट. आप किसी को भी लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट करना चाहते हो तो आपको उसका रिटन कंसेंट लेना होगा. ये कोई भी हो सकता है, ये आपका अभी तक का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो सीआरपी चला रहा था उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं आप, या आप चाहें तो एक नए व्यक्ति को भी लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं. मोस्ट लाइकली द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल ओनली कंटिन्यू एज अ लिक्विडेटर, बिकॉज उसको कंपनी का इन एंड आउट पता है. अब नए व्यक्ति को क्यों लाएंगे हम लोग, बट ठीक है. फिर आता है पहला रेगुलेशन हमारा, रेगुलेशन नंबर 3, विच टॉक्स अबाउट हु इज एलिजिबल टू बिकम अ लिक्विडेटर. एनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन. अब इंडिपेंडेंस कैसे चेक करेंगे, इंडिपेंडेंस चेक करते हैं सबसे पहली चीज, 3 चीजें. पहला, ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. दूसरा, नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ सीडी. और साथ में वो ही इज नॉट एन एम्प्लॉई प्रोप्राइटर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म, सीएस फर्म और कॉस्ट ऑडिट फर्म ऑफ द सीडी. या फिर ही इज नॉट एन एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर ऑफ लीगल फर्म और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म जहां से कॉर्पोरेट डेटर रिसीव्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर. याद रखना है, इवन मैं आपको एक शीट दूंगा जिसके अंदर आप देखोगे कि सारे के सारे जो भी लिक्विडेटर हो गया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो गया, उन सबकी एलिजिबिलिटी क्लियरली लिखी है, सब कुछ सेम होगा. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सीआरपी भी पढ़ते हैं, उसकी भी एलिजिबिलिटी सेम है, कॉपी पेस्ट है, दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शुड बी एन इंडिपेंडेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, द पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सेकंड चीज, नॉट बी रिलेटेड पार्टी. थर्ड, एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए ऑफ सीए फर्म, सीएस फर्म या सीएमए फर्म. साथ ही साथ लीगल फर्म या कंसल्टिंग फर्म जहां से टर्नओवर का 5% मिल रहा हो. तो फर्क बस ये है कि सीआईआरपी में, आरप्रो के केस में 5% का प्रोविजन आता है टर्नओवर का, और यहाँ पे 10% का प्रोविजन आता है. इसका मतलब इतना सा है कि अगर मान लीजिए कि एक लॉ फर्म है, उसका साल भर का टर्नओवर इज 100 CR और उसमें से 10 CR तो मुझे इस सीडी से ही मिलता है. मेरा टर्नओवर इस लॉ फर्म का 100 CR, उसमें से 10 CR तो मुझे सीडी से ही मिलता है. तो फिर उस केस में मेरा कोई भी एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर जो है वो व्यक्ति यहाँ पे लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो सकता. लेकिन अगर मेरा टर्नओवर है 100 CR और मुझे यहाँ से मिलते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो मेरा एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर भी यहाँ पे लिक्विडेटर बन सकता है. डिपेंडेंसी का गेम है. तो अगर मेरा 10% किसी से मिलता है मतलब मैं डिपेंडेंट होऊंगा, तो मेरे सारे एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर हो जाएंगे इनएलिजिबल टू बिकम अ लिक्विडेटर. चल, उसके बाद में आता है पावर टू वेस्ट इन लिक्विडेटर. जो भी बोर्ड का, मैनेजर का, केएमपी के जितने पावर्स थे, ऑल ऑफ दीज पावर्स विल नाउ वेस्ट विद द लिक्विडेटर. यहां पर एक बहुत सुंदर सी बात भी हमने पढ़ी थी, दैट जब सीआईआरपी चलता है तब आरप्रो वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सीओसी, बट जब लिक्विडेशन चलता है तब लिक्विडेटर वर्क्स अंडर एनसीएलटी डायरेक्टली. यहां पर सीओसी का कोई रोल नहीं है. एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी आती है, बट वो भी सिर्फ कंसल्टेशन देती है, ऐसा है. आरप्रो वर्क्स अंडर एनसीएलटी. चलो, फिर आता है पर्सनल ऑफ सीडी टू एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन. इसके अंदर सिंपल सी बात है कि सब लोग कोऑपरेट करेंगे किसके साथ, हमारे लिक्विडेटर के साथ. एवरीवन विल गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू लिक्विडेटर. सब लोग काम करेंगे अंडर द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेटर, सेम जो हम लोग सेक्शन नंबर 19 ऑफ सीआईआरपी के अंदर पढ़ते हैं. फिर रिप्लेसमेंट ऑफ आरप्रो. सिंपल, ये यहां पे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो आरप्रो है वही काम करे एज लिक्विडेटर तो थम्स अप है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आरप्रो नहीं कोई और व्यक्ति काम करेगा एज लिक्विडेटर, तो ये भी आप कर सकते हो. कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप कभी भी रिप्लेस करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अलाउड. किन केसेस में रिप्लेस हो जाता है आरप्रो, ये बता रहे हैं कि किस केस में आरप्रो विल नॉट वर्क एज लिक्विडेटर, सम न्यू पर्सन विल वर्क एज लिक्विडेटर. 3 केस. पहला, if the resolution plan is rejected because of 30 subsection 2. अगर 30 subsection 2 के कारण लिक्विडेशन प्लान resolution plan रिजेक्ट हुआ है, मतलब आरप्रो की गलती थी, खत्म. दूसरा, if the board recommend the replacement of आरप्रो, IBBI कह रहा है कि नहीं, न्यू पर्सन शुड बी अपॉइंटेड. और तीसरा, रिटर्न कंसेंट नहीं आई है फ्रॉम आरप्रो.
इन 3 केसेस में आरप्रो की जगह एक नए व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा एज लिक्विडेटर। बाकी बाय डिफॉल्ट तो हमेशा आरप्रो ही अपॉइंट होता है। अगर आप नए व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहते हो, वापस आईबीबीआई से आपको कंफर्म कराना होगा, ये पूरा गेम खेलना ही पड़ेगा। और आईबीबीआई को आप कोई भी कंफर्मेशन मांगते हो, आईबीबीआई रिस्पॉन्ड करता है विद इन 10 days, एज इजी एज दैट, कुछ खास है नहीं। इसके बाद में यही चीज कंटिन्यू होती है। उसके बाद में आता है कैन सीओसी चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर आफ्टर लिक्विडेशन ऑर्डर पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसके अंदर कह दिया नो, NCLT held that after the liquidation order COC has no role to play। एक बार लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया उसके बाद में COC किसी स्थिति में है ही नहीं, सिर्फ कंसल्टिंग की स्थिति में आ जाता है। अब यहां पर आता है हमारा फीस ऑफ लिक्विडेटर। हम सेक्शन नंबर 34 पे ही अभी तक। 33 बात करता है लिक्विडेशन का इनिशिएशन, 34 बात करता है फीस अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर देखा भी हमने, अब हम बात कर रहे हैं फीस ऑफ लिक्विडेटर कि लिक्विडेटर की फीस कैसे डिटरमाइन की जाती है। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली। सबसे पहले कह रहे हैं ये लोग फीस कैसे पे की जाएगी, तो लिक्विडेटर की फीस, द फीस शैल बी पेड टू लिक्विडेटर फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट। फीस कहां से पे की जाएगी, 53 के अंदर सबसे पहले रैंक पे फीस ऑफ लिक्विडेटर आती है। ये हमने 53 में भी देखा है। 53 में फर्स्ट पॉइंट कहते हैं आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस, सीआरपी एक्सपेंस। तो लिक्विडेशन कॉस्ट, सीआरपी कॉस्ट के अंदर लिक्विडेटर की फीस आ जाती है। अब आती है डिटरमिन कैसे की जाती है, द फीस पेबल टू लिक्विडेटर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद डिसीजन टेकन बाय सीओसी। कि भैया सीओसी ने डिटरमिन कर लिया क्या, तो बेस्ट है। उसके बाद में ऑफ आईबीबीआई, इन केस वेयर सीओसी हैज नॉट सेट अ फीस, सीओसी ने फीस सेट नहीं की है, देन द कंसल्टेशन कमिटी में डू सो इन दिस फर्स्ट मीटिंग। आपका भी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी बनेगा, उनकी पहली मीटिंग पे वो डिसाइड कर लेंगे। तो सीओसी ने डिटरमिन किए तो वो होगी, नहीं हुई तो कंसल्टेशन कमिटी विल डिटरमिन। ओके, इन केस अदर देन द अबव मेंशन्ड सिनेरियो, अगर ये दोनों सिनेरियो में नहीं हो रहा है, लिक्विडेटर शैल बी एंटाइटल्ड टू अ फीस एट द सेम रेट एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाज एंटाइटल्ड अंडर सीआईआरपी। अगर मान लीजिए आपके सीओसी ने डिटरमिन नहीं किया, आपके स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी ने भी डिटरमिन नहीं की फीस, तो उस केस में जैसी आरप्रो को फीस मिल रही थी वैसी दे दो, ये एक ऑप्शन है। या फिर और एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रियलाइज नेट ऑफ अदर लिक्विडेशन कॉस्ट एंड ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। या फिर आप क्या कर दो, उसको एक परसेंटेज दे दो जो वो अमाउंट रियलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप ऐसा कर सकते हो कि हमारा लिक्विडेटर है, उसको कितनी फीस मिलेगी, उसको ये फीस मिलेगी, और साथ में जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को उसने लाके दिया उसका 10% मिलेगा उसको। तो आप लिक्विडेटर की फीस दे सकते हो आरप्रो जैसे, या फिर लिक्विडेटर को आप फीस दे सकते हो एज अ परसेंटेज ऑफ मनी विच ही इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड और मनी दैट ही इज रियलाइजिंग। इस प्रकार के ऑप्शंस हैं। तो लिक्विडिटी की फीस को लेकर समराइज करता हूं, वापस ध्यान रखना, जो पूरा पूरा सेक्शन 34 है वो क्या कहता है। सेक्शन 34 एंटायरली से सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर की तरह हम अपॉइंट करेंगे किसको, या तो हमारे आरप्रो को, या फिर वो 3 केसेस कवर हो जाते हैं तो आरप्रो की जगह किसी और व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए आईबीबीआई से 10 डेज वाला गेम खेलना पड़ेगा। हम आरप्रो को ही कंटिन्यू करने की प्रेफरेंस रखेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद में आता है हमारा सब लोग उससे आरप्रो के साथ, लिक्विडेटर के साथ कोऑपरेट करेंगे। फिर आ जाता है हमारा पॉइंट फीस। तो फीस का इनका कहना है कि सिंपल जो भी होगा आईबीबीआई रेगुलेशंस के अंदर होना चाहिए। सीओसी रिकमेंड करेगा वो फीस होनी चाहिए। सीओसी ने नहीं किया तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बताएगा वैसे होनी चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ तो आरप्रो की जैसी फीस थी वैसी रख दो, या फिर आप एक परसेंटेज रख दो उसको ऑफ द टोटल मनी दैट ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट और रियलाइज। ये सब ऑप्शन है फीस को लेकर, ये सब लॉ ने तो लिख के दे दिया है, बट जनरली जब आप लिक्विडेटर को अपॉइंट करोगे तभी तो फीस डिटरमिन करोगे। तो यू हैव टू डिटरमिन द फीस ऑफ लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बट आपको इंश्योर करना है कि लॉ कंप्लाइड रहे। चलो, केस लॉस हम लोग साथ साथ में नहीं देखते, अदरवाइज पूरा चैप्टर का फ्लो टूटता है। केस लॉस का एक सेपरेट रिवीजन करते हैं, उसमें सारे केस लॉस को हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर। अभी तक रेगुलेशन के अंदर चल रहे हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट देगा। लिक्विडेटर को पब्लिक अनाउंसमेंट देना है क्लेम इनवाइट करने के लिए। ध्यान से, टाइम पीरियड क्या है, विद इन 5 days फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट, कि जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट हुआ उसके 5 दिन के अंदर उसको क्लेम इनवाइट कर लेने हैं, उसका पब्लिक अनाउंसमेंट दे देना है। ये पब्लिक अनाउंसमेंट जाएगा इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, सेम वेबसाइट ऑफ सीडी एंड वेबसाइट ऑफ आईबीबीआई। तो आईबीबीआई की वेबसाइट, सीडी की वेबसाइट, इंग्लिश और रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर इनवाइटिंग क्लेम्स, वेरी सिमिलर जैसा हम नॉर्मली इनवाइट करते हैं क्लेम। फिर आता है रिपोर्टिंग, रेगुलेशन 5। लिक्विडेटर हैज टू इंश्योर कि वो ये सारी रिपोर्टिंग कर रहा है। क्या क्या रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग कर रहा है वो एनसीएलटी को। ये सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर को और उसको एनसीएलटी को देनी है। क्या है, 6 चीजें। पहला, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अभी उसके बारे में जाएंगे, वापस देखेंगे। असेट मेमोरेंडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट, असेट सेल रिपोर्ट। चलो मुझे आप ऐसे ही बताओ जितना आपको याद है, क्या चीज इसमें से क्वार्टरली देनी होती है? प्रोग्रेस रिपोर्ट। टाइम टू टाइम प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ में इनमें से क्या दिया जाता है? असेट सेल रिपोर्ट, कि इस क्वार्टर में जो जो असेट सेल हुए उन सब की रिपोर्ट भी हम साथ में दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में शुरुआत में जैसे हमने इनिशिएट किया उसके बाद में क्या देंगे लॉजिकली?
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और उसके साथ में क्या दे देंगे, असेट मेमोरेंडम, कि जो भी असेट्स की हमारी टोटल लिस्ट है कि हमारे असेट्स हैं इनको इतने में बेच पाएंगे, और एक लिस्ट उसकी, ठीक है। फिर आता है मिनट्स ऑफ कंसल्टिंग विद स्टेक होल्डर्स, जब जब आपने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी को कंसल्ट किया है उसके मिनट्स बनाओगे, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, लिक्विडेटर, इजी। एंड लास्ट इज फाइनल रिपोर्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन, ये एंड में आता है कि डिसोल्यूशन करने के बाद आपको एक फाइनल रिपोर्ट भी बना के एनसीएलटी को देनी है और उसके साथ में अप्लाई करना है फॉर लिक्विडेशन, इजी। लिक्विडेटर को फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मेंटेन करनी है इन सब रिपोर्ट्स की और मिनट्स की फॉर 8 years आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। जब कॉर्पोरेट डेटा का डिसोल्यूशन हो जाएगा उसके बाद में 8 सालों तक उनको ये सब ऊपर जो 6 पॉइंट्स हैं इनको अपने पास में प्रिजर्व करके रखना है, ओके। उसके बाद में लिक्विडेटर shall also make the reports and minutes referred to above available to stakeholder, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एंड राइटिंग। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो फ्री में रख दोगे आप, लेकिन अगर आप फिजिकल फॉर्म में मांग रहे हो तो कोई भी मांगेगा तो उसको कॉस्ट देना पड़ेगा और साथ में वो अंडरटेकिंग देगा किसकी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कोई भी स्टेक होल्डर ये रिपोर्ट्स लिक्विडेटर से मांग सकता है, अदरवाइज लिक्विडेटर ये रिपोर्ट देता है किसको, एनसीएलटी को, ठीक है सर। अब एक एक करके रिपोर्ट की बात करेंगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, सबसे लाता है हमारा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कब देना है, इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना है। इट हैज टू बी गिवन विद इन 75 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 75 डेज के अंदर हमको हमारा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करना है। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 75 डेज के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सीरी, अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है तो हमारी कंपनी की सारी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, एस्टिमेट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, एक रफ एस्टिमेट कि हमारा असेट्स एंड लायबिलिटी कैसा रहेगा। उसके बाद में हमारा प्रपोज प्लान ऑफ एक्शन कि हम लिक्विडेशन कैसे करने का प्लान कर रहे हैं वो इसके अंदर रहेगा। उसके बाद में टाइमलाइन जिसके अंदर पूरा लिक्विडेशन होगा एंड एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट कितनी होने वाली है। ये एस्टिमेट है, अगर कल को जाके हमारी लिक्विडेशन कॉस्ट डिफरेंट भी हो गई तो चलेगा, बट उसका आपको रीजन देना पड़ेगा। तो शुरुआत में एक एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट भी देते हो। लिक्विडेटर की फीस मोर और लेस डिसाइड हो सकती है, बट बाकी खर्चा कंपनी को चलाने का कितना लगेगा ये तो लिक्विडेशन कॉस्ट में ही आता है, तो ये अभी तक हम प्री डिसाइड नहीं कर सकते, तो एक एस्टिमेटेड हम देते हैं, सिंपल। तो हमने क्या पढ़ा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट याद रखना है 75 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। इसमें क्या क्या होता है, बेसिक कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज का लिस्ट, कितना लिक्विडेशन कॉस्ट होगा, एस्टिमेट, क्या टाइमलाइन में हम लिक्विडेशन कर पाएंगे वो। अब एक छोटा सा पॉइंट है, अर्ली डिसोल्यूशन। कभी भी अगर लिक्विडेटर को लगा कि भैया द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर गोइंग ह्यूज, इतना तो कंपनी के असेट्स में वैल्यू ही नहीं है, तो ही विल अप्लाई फॉर अर्ली डिसोल्यूशन। प्रोग्रेस रिपोर्ट, अभी हो गया आपका एक लिक्विडेशन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अब आ रहा है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट उसको देना है एनसीएलटी को भी और साथ में बोर्ड को भी, याद होगा आपको, पूरा हमने बना रखा है ये सब चीजें, पर इस पे हम एंड में आएंगे, पहले हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होगा एनसीएलटी को भी और बोर्ड को भी। फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होता है विद इन 15 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर इन व्हिच ही इज अपॉइंटेड। जैसे लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हुआ है उसका पहला क्वार्टर एंड के 15 दिनों के अंदर उसको देना होगा पहला प्रोग्रेस रिपोर्ट, और उसके बाद में हर क्वार्टर एंड के 15 डेज के अंदर उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहना है। तो सिंपल सी बात है, मैं जब भी अपॉइंट हुआ हूँ, भले ही मैं अपॉइंट हुआ हूँ क्वार्टर के एंड में भी, तो जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ 2 दिन भी हुए, मुझे 15 दिन के अंदर उन 2 दिन का रिपोर्ट दे देना है। तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर एंड से 15 डेज में मेरा पहला रिपोर्ट जाएगा, ये होगा 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 डेज का, जितने भी दिन के लिए मैं अपॉइंटेड था। उसके बाद से हर क्वार्टर एंड में मुझे पिछले क्वार्टर का पूरा डिटेल देना है विद इन 15 डेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, आई वॉज अपॉइंटेड ऑन 15th of मार्च एंड मेरा पहला क्वार्टर एंड होगा, तो जैसे ही मेरा पहला क्वार्टर एंड हुआ 15 डेज में मुझे सिर्फ 15 डेज का हिसाब देना है, 15 मार्च टू 31 मार्च, ये दे दिया मैंने। उसके अंदर से नेक्स्ट क्वार्टर एंड में एवरी क्वार्टर एंड के 15 डेज के अंदर मुझे उस क्वार्टर का पूरा हिसाब देना है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई गेस। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होता है, मैंने किसी भी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, हम पढ़ने वाले हैं आगे कि लिक्विडेटर जब भी चाहे किसी भी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है। तो मैंने अगर कभी भी मुझे जरूरत पड़ी, मैंने लॉयर को, अकाउंटेंट को, किसी भी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, तो उसका अपॉइंटमेंट टेन्योर, उसके बाद में प्रोग्रेस का स्टेटमेंट कि मेरा लिक्विडेशन का कितना परसेंटेज हो गया, क्या प्रोग्रेस है, डिटेल्स ऑफ फीस और रेम्यूनरेशन की, ये जो मैंने अपॉइंट किया व्यक्ति को उनकी फीस कितनी पे कर रहा हूं मैं, कोई भी मटेरियल लिटिगेशन है उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि सीडी के अगेंस्ट ये केसेस चल रहे हैं 4 और उन केसेस में ये डेवलपमेंट हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। फाइलिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट इन एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो हमारे 4 भूत हैं, इन 4 भूत से रिलेटेड कुछ हुआ है कि लिक्विडेशन के दौरान। एंड चेंजेस इफ एनी इन एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट, हमने सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में लिक्विडेशन कॉस्ट दे दिया है, उसके बाद में हमें हर क्वार्टर एंड के प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी देना है कि लिक्विडेशन कॉस्ट सेम है कि कुछ चेंज हुआ, सेम है कि कुछ चेंज हुआ, सेम है कि कुछ चेंज हुआ। अगर हमें लगता है कि अभी कुछ चेंज हुआ है तो हमें वो भी यहां पे बताना होगा।
उसके बाद में इस पूरे क्वार्टर में हमारे जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं वो सब भी हमको यहाँ पे इन्फॉर्म करने, ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, वेरी इजी। फिर आता है असेट मेमोरेंडम। असेट मेमोरेंडम हमको क्या कहता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ लिया प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अपने दिमाग में देखो कि बैठ रहा है क्या प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, हाँ ठीक है, हम जैसे ही CIRP शुरू होता है उसके 75 डेज के अंदर हमको देना होता है। उसके बाद में प्रोग्रेस रिपोर्ट, जब तक लिक्विडेशन शुरू हुआ है, जब तक लिक्विडेशन चलेगा उस पूरे दौरान हमको हर क्वार्टर एक रिपोर्ट देना, दैट इज प्रोग्रेस रिपोर्ट, लॉजिकली फिट इन हो जाना चाहिए। अब आता है असेट मेमोरेंडम। हमें शुरू में ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के साथ में एक लिस्ट देनी है हमारी कंपनी के सारे असेट्स की, उनकी क्या क्या डिटेल, वैल्यू ऑफ असेट, कि हमारे असेट का वैल्यूएशन कितना होने वाला है, उसका बिजनेस वैल्यूएशन भी हम दे सकते हैं टोटल, इंटेंडेड मैनर एंड मोड ऑफ सेल ऑफ असेट और बिजनेस एंड रीजन फॉर द सेम, कि हम इनको बेचने कैसे वाले हैं। हमने आगे पढ़ा है मोड के अंदर हमारे पास में ऑक्शन भी होता है, प्राइवेट सेल भी होता है, तो हम इसको कैसे बेचने का सोच रहे हैं। एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन फ्रॉम सेल, कि हमें क्या लगता है कि इससे कितना पैसा मिलेगा, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट वी फील रेलेवेंट के असेट के बारे में बतानी चाहिए। तो असेट मेमोरेंडम में हमारी कंपनी के अगर 20 असेट्स हैं तो 20 असेट्स के नाम और उनकी सब डिटेल, कि कितना पैसा इससे मिलेगा, कैसे हम बेचने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Asset memorandum has to be given along with preliminary report, and the liquidator shall also share the asset memorandum with IBBI and members of stakeholder consultation committee. तो हम stakeholder consultation committee और IBBI को भी asset memorandum की एक लिस्ट देते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस व्यक्ति को ये सब देते हैं जो कि confidentiality का अंडरटेकिंग हमको देता है, कि he is going to keep this information to himself. लास्ट रिपोर्ट आ जाती है asset sale report. Asset sale report will be given along with progress report, ऐसा कि इस क्वार्टर में हमने कौन कौन से असेट बेचे और उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। रियलाइज्ड वैल्यू, कि ये असेट कितने में मिला, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, इसको रियलाइज करने में ब्रोकरेज या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हमारा दूसरा खर्चा हुआ क्या, मैनर एंड मोड ऑफ सेल, कि हमने इसको ऑक्शन से बेचा, प्राइवेट सेल से बेचा। इफ द वैल्यू रियलाइज इज लेस देन द वैल्यू इन असेट मेमोरेंडम, रीजन फॉर द सेम। हमने सबसे पहले असेट मेमोरेंडम में हर एक की एस्टिमेटेड वैल्यू बताई है, एस्टिमेटेड वैल्यू बताई थी इसकी 2 CR, बिका ये 1.8 CR में, तो रीजन बताओ कि क्यों 1.8 CR में बिका, एंड पर्सन टू हुम द सेल इज मेड, ये भी लिखना होगा ताकि हम चेक कर सके कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई और डिटेल देना है तो वो हम दे सकते हैं। ये हो गए हमारे चारों के चारों रिपोर्ट्स कंप्लीट। चारों रिपोर्ट दिमाग में बैठ जानी चाहिए बहुत अच्छे से। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछ नहीं गए अभी तक, कभी भी पूछ सकते हैं वो लोग, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। 4 रिपोर्ट है जो हमने यहाँ पे पढ़ी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, asset memorandum, progress report and asset sale report. Preliminary report has to be given within 75 days from liquidation commencement date. ठीक है सर, preliminary report के साथ में जाता है asset memorandum, easy. Progress report within 15 days from quarter end, each quarter end. हर क्वार्टर एंड के 15 डेज के अंदर हमको देना है, जब तक हमारा लिक्विडेशन चल रहा है। मुझे बताओ लिक्विडेशन कब तक चलता है, टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 1 ईयर, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। अगर 1 ईयर हो चुका है, इफ यू कंप्लीट द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग विद द लिक्विडेशन, देन यू हैव टू अप्लाई टू NCLT फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। सो आपका जब तक लिक्विडेशन चल रहा है, एवरी क्वार्टर एंड यू हैव टू गिव अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, एंड विद एवरी प्रोग्रेस रिपोर्ट यू हैव टू गिव असेट सेल रिपोर्ट फॉर द असेट सोल्ड ड्यूरिंग दैट क्वार्टर। अगर इस क्वार्टर में कोई असेट सेल ही नहीं हुए तो नहीं दोगे, बट अगर इस क्वार्टर में कुछ असेट सेल हुए तो उनका असेट सेल रिपोर्ट दोगे, एज इजी एज दैट। सिंपल है बात, यस। किसको देना है, तो ठीक है, हर एक चीज NCLT को तो देना ही है। फिर लिखा है हमने कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देते हैं CD और NCLT को, असेट मेमोरेंडम देते हैं NCLT, IBBI और हमारा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी को, प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं हम NCLT और IBBI को, और असेट सेल रिपोर्ट हम देते हैं NCLT को। इसके अलावा कोई भी स्टेक होल्डर, हमारा कोई भी व्यक्ति चाहे तो इन रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो अप्लाई करता है तो हमको उसको रिपोर्ट देनी है, इलेक्ट्रॉनिकली तो फ्री में देनी है, और अगर वो फिजिकली मांगता है तो उससे कॉस्ट चार्ज करके हम ले सकते हैं। लेकिन हम किसी को भी रिपोर्ट शेयर करेंगे तो पहले उससे कौन सा अंडरटेकिंग लेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी का, एज इजी एज दैट। ये तो आप पूरे के पूरे IBC में समझ लो कि हम हमारी कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देंगे तो पहले उससे कॉन्फिडेंशियलिटी का अग्रीमेंट लेते हैं और फिर ही देते हैं, भले वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्यों ना हो, ऐसा। चलो, ये हो गए हमारे ये चारों रिपोर्ट्स। इसके बाद में आता है सेक्शन में 35। हमने 33 पढ़ लिया, 34 पढ़ लिया। 33 हो चुका है, लिक्विडेशन कैसे इनिशिएट होता है। 33 का 1 2 3 4 5 6 7 हमने सबसेक्शन भी देख लिए। फिर आ गया 34, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस ऑफ लिक्विडेटर, वेरी इजी। अब आ रहा है 35, ये इजी सेक्शन है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। यहाँ पे पूरी की पूरी हमको पावर और ड्यूटीज दे रखी है कि लिक्विडेटर के पास कौन कौन सी पावर होती है, एकदम मजे से। ये 52 से रिलेटेड कुछ पावर्स है, अब ये आपको बहुत मस्ती से समझती है। 52 के अंदर हम हर सिक्योर्ड क्रेडिटर को एक राइट देते हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर चाहे तो रिलिंक्विश कर सकता है या रियलाइज कर सकता है। तो यहां पर पावर ऑफ लिक्विडेटर में भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति 52 में उस असेट को रिलिंक्विश कर रहा है
तो लिक्विडेटर उस असेट को अपने कंट्रोल में लेगा, फिर उसको बेचकर लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर पैसे जमा कराएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस असेट को रियलाइज कर रहा है तो वो फिर लिक्विडेटर उसको उसके ऊपर कंट्रोल जमा नहीं सकता है। क्योंकि हम बेसिकली पावर ऑफ लिक्विडेटर के अंदर पढ़ते हैं कि लिक्विडेटर की एक पावर होती है कि लिक्विडेटर जो भी असेट है कंपनी के उन सबको अपने कंट्रोल में लेगा। लेकिन अगर कोई 52 में उसको रियलाइज कर रहा है तो उस असेट को तो कंट्रोल में ले नहीं पाएगा। बट लिक्विडेटर वहाँ पे ध्यान से देखेगा जरूर कि यार ये जो सेल हो रहा है ये ड्यू प्राइस पे सेल हो रहा है, और यहाँ पे कुछ भी अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिल जाना चाहिए, लिक्विडेशन एस्टेट में आना चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत जबरदस्त सा पॉइंट, यस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट जो है वो भी उस व्यक्ति को भरनी पड़ेगी, तो ये भी लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होती है। ये पूरे के पूरे लिक्विडेटर के पावर्स आते हैं। इसके बाद में रेगुलेशन नंबर 7 इसका आता है जो बात करता है लिक्विडेटर ऑल्सो हैज द पावर टू अपॉइंट प्रोफेशनल। लिक्विडेटर को लगता है तो प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है। ये हमने ऊपर पढ़ा था हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट में कि हर प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको बताना है कि इस क्वार्टर में हम लोगों ने किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया क्या, कितने टाइम के लिए किया, उसकी फीस कितनी पे करी। तो आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो। रेम्यूनरेशन जो पेबल है उसका वो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा, लेकिन आप इन तीनों में से किसी प्रकार के व्यक्ति को प्रोफेशनल की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति जो आपका रिलेटिव है उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हो, जो सीडी का रिलेटेड पार्टी है उसको भी नहीं, लिक्विडेटर का रिलेटिव है उसको भी नहीं, सीडी का रिलेटिव है रिलेटेड पार्टी है उसको भी नहीं, और कोई भी व्यक्ति जो कि ऑडिटर की तरह काम किया है इन प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट के पिछले 5 सालों में जो व्यक्ति ऑडिटर की तरह काम किया है उसी अकाउंटेंट को आप हायर करोगे तो काम नहीं चलेगा। इन लोगों को आप हायर नहीं कर सकते हो एज प्रोफेशनल्स। फिर आता है हमारा JCB सेक्शन नंबर 36 लिक्विडेशन एस्टेट। ये सिंपल सा सेक्शन है। ये कहता है कि कौन कौन से असेट विल बी इंक्लूडेड, कौन कौन से असेट विल नॉट बी इंक्लूडेड। बहुत सिंपल सेक्शन है। पहला पॉइंट ही सब कुछ कवर कर लेता है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। एनी असेट ओवर विच सीडी हैज ओनरशिप राइट। कोई भी असेट जिसका सीडी ओनर है उसको सीडी हमारे लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड करेगा लिक्विडेटर। सिंपल है ना। जिसके पास ओनरशिप, हमारे सीडी के पास जिस भी असेट के ओनरशिप राइट है वो सब हमारे लिक्विडेशन एस्टेट में आ जाएंगे। सिंपल है। फिर उन्होंने उसी का एक्सप्लेनेशन देते गए कि आपके पास किसी भी असेट के ओनरशिप राइट है तो उसको आप इंक्लूड कर लोगे। उसके बाद में भले ही वो आपके पोजेशन में हो या नहीं हो, भले ही वो असेट्स एनकम्बर्ड हो, अगर वो एनकम्बर्ड होंगे तो आप उसको सिर्फ तभी अक्वायर कर सकते हो जब वो 52 में रेलिंक्विश किए जाएंगे। तो हम एनकम्बर्ड असेट को वैसे तो अक्वायर नहीं कर सकते, 52 का पॉइंट आएगा यहाँ पे। उसके बाद भले वो असेट टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, भले वो असेट मूवेबल हो, इमूवेबल हो। फिर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखते हुए मुझे बताओ, हम हमारे सब्सिडरी के असेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं। हम सब्सिडरी के शेयर्स को इंक्लूड करते हैं। सो इन आर इन्वेस्टमेंट्स वी इंक्लूड द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, सो वी कैन नॉट इंक्लूड असेट्स ऑफ सब्सिडरी। वेरी सिंपल। उसके बाद में जो भी असेट्स डिस्प्यूटेड है, जिनका अभी तक ओनरशिप डिटरमिन करना बाकी है कोर्ट को, उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। और कोई भी अगर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन से हमें वैल्यू रिकवर होती है तो वो भी लिक्विडेशन एस्टेट में आ जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन में हम ऑर्डर करते हैं एनसीएलटी को कि हे व्यक्ति आप इतना पैसा जमा कराओ। किसी भी व्यक्ति ने वो पैसा जमा कराया तो वो कहाँ पर आएगा? लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर। ये सब पॉइंट है। उसके बाद में एनी असेट जो कि रिलिंक्विश कर दिया है वो भी आएगा लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर। ऑब्वियसली बात है, कोई भी व्यक्ति जिसने असेट को क्या किया है, रिलिंक्विश, वो भी आएगा किसके अंदर? लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर। और उसके बाद में कोई भी प्रॉपर्टी जो सीडी के पास है, एंड ऑल प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एज एंड व्हेन दे आर रियलाइज, ये सब है हमारे असेट्स टू बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट। आप शांत मन से सोचो, सेक्शन नंबर 36 असेट्स टू बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट, all the assets over which the corporator has ownership right, whether they are tangible, intangible, whether in possession of our, not in our possession, whether they are disputed, not disputed, whether they are movable, not movable, ये किसी भी हालत में तो हमारे पोजेशन में आएंगे। हाँ, बस जो एनकम्बर्ड असेट थे हमारे, वो असेट अगर वो जो क्रेडिटर है उसने रियलाइज किए तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर उसने रेलिंक्विश किए तो आएंगे, ऐसा। और अगर उसने रियलाइज भी की और वहां से कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया, वो भी लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर आएगा। एज इजी एज दैट। अच्छा, और एंड में जनरल बात कर देते हैं कि कोई भी प्रोसीड लिक्विडेशन किए तो वो लिक्विडेशन एस्टेट में ही आएगा। फिर ये स्मार्टली बोलते हैं अच्छे से, व्हाट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट। ये हमें ध्यान से समझना होता है कि व्हाट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट। सबसे पहले असेट्स ओन बाय अ थर्ड पार्टी। अब हम घूंचू तो नहीं है कि जो असेट्स थर्ड पार्टी के हैं और हमारे पास हैं, हमने किराए पे ले रखे हैं, उसको हमारे लिक्विडेशन एस्टेट ले लें। बट फिर भी उन्होंने बता दिया कि कोई भी असेट है जो कि थर्ड पार्टी के हैं और आपके पास पोजेशन में है, वो अपने लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों करेंगे? पिछले पॉइंट में बोला ना, जिसके हम ओनर है वही इंक्लूड करते हैं। बट फिर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, एनी असेट दैट यू हैव बट यू आर नॉट इट्स ओनर, यू विल नॉट इंक्लूड इट। ठीक है, वो आपने ट्रस्ट में होल्ड कर रखे हैं, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रेंट वगैरह पे लेके घूम रहे हो आप उसको, आपके पास में वर्कमैन एम्प्लॉय का
पीएफ का, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी का कोई पैसा है, ये फंड का पैसा है, ये भी लिक्विडेशन एस्टेट में नहीं आएगा, ये एक्सक्लूसिवली इंप्लॉइज को जाता है। उसके बाद में अदर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विच डू नॉट स्टिपुलेट अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल बट ओनली यूज द असेट। आप किसी असेट को सिर्फ यूज करने के लिए लियो, लीज पे लियो, तो ये असेट भी आपके लिक्विडेशन एस्टेट में नहीं आएगा। उसके बाद में कोई भी असेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है वो भी आपके लिक्विडेशन एस्टेट में नहीं आएगा। तो उन्होंने बता दिया कि लिक्विडेशन एस्टेट में क्या क्या नहीं आता है। कोई भी एसेट जिसका आपके पास पोजेशन तो है बट ओनरशिप नहीं है, वो नहीं आता है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेके बैठे हो, लीज वगैरह में लेके बैठे हो, ये नहीं आता है। कोई भी एसेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया है वो नहीं आता है। ये तो ईजी है। अब आपको ध्यान रखना है प्रोविडेंट फंड वाले पॉइंट पर कि इंप्लॉइज का कोई भी प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन फंड है, ये कभी भी आपके लिक्विडेशन एस्टेट में नहीं आएगा। उसके बाद में हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा asset and security collateral held by financial service provider and are subject to netting and setting off in multilateral trading and clearing transaction। इसका मतलब क्या है कि हमने मान लीजिए पूरा क्लियरली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी भी ऐसा हुआ था कि ए लिमिटेड ने आईसीआईसीआई से, सबसे पहला पॉइंट 1, वांटेड ओवरड्राफ्ट सर्विसेज फॉर इट्स बैंक, कि ए लिमिटेड को चाहिए था कि मुझे ओडी का सर्विस चाहिए आईसीआईसीआई से, तो ये स्टेप 1। स्टेप 2, आईसीआईसीआई ने मांगा कि हमें कुछ कोलेटरल दो तो हम आपको ओवरड्राफ्ट का सर्विस देंगे, तो ए लिमिटेड ने अपने कुछ चीज़ों को कोलेटरल दे दिया है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, एफडी 10 लाख 15 लाख की, ये दे दी एज कोलेटरल कि आप अपने पास रखो और इसके बदले में हमको ओवरड्राफ्ट सर्विस दे दो। ओवरड्राफ्ट सर्विस में फ़ायदा क्या है, हम जितने समय के लिए यूज़ करेंगे उतने पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और हमें ये जो हमारा एफडी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पर तो साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने 25 लाख के इंश्योरेंस पॉलिसीज और एफडी को रखा कोलेटरल और बदले में उनसे ले लिया ओवरड्राफ्ट सर्विस। ठीक है, अब क्या हुआ है, ओवरड्राफ्ट जो है वो हो चुका है 20 लाख का और उसका हम पे नहीं कर रहे हैं। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली 20 लाख का, उसमें 10 लाख यूज किया है और 10 लाख को हम पे नहीं कर रहे हैं, और ए लिमिटेड नाउ गोज इनटू लिक्विडेशन। अब सुनना अच्छे से, ए लिमिटेड क्या चाहता है कि आईसीआईसीआई आप हमसे 10 लाख रुपए मांगते हो, ये 10 लाख रुपए के लिए आप क्लेमेंट बन जाओ, पर ये जो हमारे 25 लाख रुपए के असेट्स आपके पास हैं ये आप दे दो, पहले हमको दे दो। तो इस एक्सेप्शनल केस में ये कहते हैं 7th पॉइंट में इट सेज दैट 25 लाख कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट, ओनली 15 लाख कैन बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट। क्योंकि बैंक ने आपको जब ओवरड्राफ्ट सर्विस दी है, बैंक ने माना है कि ये पैसा तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो बैंक आपको ये नहीं बोलेगा ये लो 25 लाख आप वापस ले लो, इसको लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड कर लो और ये 15 लाख के लिए हम क्लेमेंट बन जाते हैं। नहीं, इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर मत समझो, डोंट कंसिडर देम एज सिक्योर्ड क्रेडिटर, इट इज अ फाइनेंशियल सर्विस दे हैव गिवन, और आपने उनको कुछ कोलेटरल के तौर पे दिया था, तो यहाँ पे नेट ऑफ करके जो फाइनल अमाउंट है वही आपके लिक्विडेशन एस्टेट में आएगा। तो आपने उनको 25 लाख रुपीस का कोलेटरल दे रखा है, आपने उसमें से 10 लाख रुपीस का यूज़ किया है, तो ये कट काट के पूरा इंटरेस्ट वगैरह चार्जेस लगने के बाद में जो बचा हुआ पैसा है सिर्फ वो आपके लिक्विडेशन एस्टेट में आएगा। इनको आप सिक्योर्ड क्रेडिटर का दर्जा मत दो, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि एक्सक्लूड होता है। assets in security collateral held by financial service provider and are subject to netting and setting off in multilateral trading or clearing transaction। तो आपकी बात हुई है सिंपल, ये नेट ऑफ सेट ऑफ करके जो फाइनल अमाउंट आएगा यही आपके लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर इंक्लूड होगा। ये एक 4 मार्क पॉइंट हो गया। उसके बाद में सी पॉइंट तो ऑब्वियस है, पर्सनल असेट ऑफ शेयर होल्डर और पार्टनर। क्या आप पार्टनर के या शेयर होल्डर के पर्सनल असेट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। और लास्ट में आ जाता है असेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेटर। ये 4 मार्क पॉइंट है, क्योंकि हम सब्सिडरीज के हमारे शेयर्स को इंक्लूड कर रहे हैं हमारे असेट के अंदर, तो सब्सिडरी के असेट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, अदरवाइज डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। भले वो होली ओन्ड सब्सिडरी है तो भी उसके हमने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी करके शेयर्स को इंक्लूड कर लिया है, तो हम सब्सिडरी के शेयर्स को इंक्लूड करने के बाद सब्सिडरी के असेट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। और इसके अलावा बोर्ड अगर कोई भी पॉइंट बता देता है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा इस केस के अंदर। हमने क्या पढ़ा, लिक्विडेशन एस्टेट। लिक्विडेशन एस्टेट में बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी। सबसे पहले 36 में जीसीबी क्या क्या इंक्लूड होगा, बताते हैं क्या क्या एक्सक्लूड होगा। इंक्लूड तो ईजी है, जिन भी एसेट के आप ओनर हो वो इंक्लूड होगा। डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सब चीज़ें। ऐसा क्या चीज़ें एक्सक्लूड होगा, उसमें 3 पॉइंट पे 4 मार्क दिए, वो केयरफुली समझना है। पहला, इंप्लॉइज का प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और ग्रेच्युटी, ये भी इंक्लूड नहीं होगा कभी भी। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के पास में आपका कोई सिक्योरिटी कोलेटरल दे रखा है और आपका नेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये नेट ऑफ होने के बाद फाइनल अमाउंट होगा, यही आपका लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर आएगा। आपका जो टोटल अमाउंट है उसको आप लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। और आखिरी पॉइंट कह दिया विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी, कि सब्सिडरी के शेयर्स को आपने ऐड किया लिक्विडेशन एस्टेट में, तो सब्सिडरी के असेट्स को आप ऐड नहीं कर सकते, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। एज इजी एज दैट, ये है लिक्विडेशन एस्टेट। ये हुआ हमारा 36। इसके बाद 37 एक इजी सेक्शन आता है,
पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, लिक्विडेटर के पास एक पावर है कि वो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। पावर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, वो सीडी से इंफॉर्मेशन किसी से भी ले सकता है। किससे? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी लिक्विडेटर को इंफॉर्मेशन देगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहां से ले सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, आरओसी वगैरह, वहां पे भी अगर लिक्विडेटर जाएगा तो उसको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज अगर लॉ में कहीं पे एक जगह पे मेंटेन हो रही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सिक्योरिटीज एंड असेट्स, पोस्ट एट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, लॉ ने कहीं पे भी सारे चार्ज को रजिस्टर कर रखा है, वो इंफॉर्मेशन है। कोई भी डेटाबेस विच इज मेंटेन बाय आईबीबीआई, एनी अदर सोर्स स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। कहने का मतलब ये है, आज लिक्विडेटर कंपनी का लिक्विडेशन कर रहा है। लिक्विडेटर को आगे आप बोलोगे कि सारे क्लेम सबमिट करेंगे और लिक्विडेटर हैज टू वेरीफाई ऑल द क्लेम्स। तो लिक्विडेटर को ये पावर दो कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है या किसी भी अथॉरिटी के पास जाता है और कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो दे शुड गिव इन्फॉर्मेशन टू द लिक्विडेटर। अदरवाइज हाउ विल लिक्विडेटर वेरीफाई ऑल द क्लेम्स? तो यहाँ पर एक सेक्शन लेकर आए हम स्पेसिफिकली कि लिक्विडेटर के पास पावर है कि लिक्विडेटर किसी भी अथॉरिटी के पास जाके कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। दैट इज सेक्शन 37, पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। इजी। फिर आता है, कोई भी क्रेडिटर को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्रेडिटर मांगेगा लिक्विडेटर से और लिक्विडेटर उसको देने की कोशिश करेगा विद इन 7 डेज। कि अगर क्रेडिटर को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ले सकता है। सिमिलर चीज हम पढ़ते हैं ऑलरेडी सीआरपी में भी कि वहां पे कोई भी व्यक्ति आरप्रो से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और आरप्रो भी देता है विद इन 7 डेज। चलो, इसके बाद में आ जाते हैं हमारे को 4-5 फुद्दू से सेक्शन, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। 38 से लेकर 42 तक अब ये बैक टू बैक सेक्शन चलते हैं। 38 बात करता है, ये इजी है, ठीक है। 33 टू 36 यहां पे दिमाग लगाना होता है बहुत। फिर 37, 38, 39, 40, 41, 42 ये सब बहुत इजी आता है। 38 कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम। ये कहते हैं कि जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था, अपॉइंट होकर विद इन कितने दिन में उसने पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया था फॉर इनवाइटिंग क्लेम? 5 डेज। तो लिक्विडेटर के अपॉइंट होते विद इन 5 डेज ही इज इनवाइटेड क्लेम्स। नाउ दे आर सेइंग हमें इंश्योर करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन प्रोसेस कमेंस होने के विद इन 30 डेज सबके क्लेम्स कलेक्ट हो जाने चाहिए। तो सारे क्लेम का कलेक्शन कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए। हो गया सर। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर दिया है कि कौन कौन से फॉर्म के अंदर सबमिट कर सकता है। एफसी है तो फॉर्म डी के अंदर सबमिट कर सकता है, ओसी है तो फॉर्म सी के अंदर करता है, अदर देन एम्प्लॉय वगैरह, और एम्प्लॉय वर्कमैन है तो फॉर्म ई में करता है, कोई बच गया तो फॉर्म जी में करता है। एक बार किसी ने भी अपने क्लेम को सबमिट कर दिया है, सबमिशन से वो कितने दिन में उसको विड्रॉ कर सकता है? 14 डेज। जिस दिन उसने सबमिट किया उसके 14 डेज तक वो उस क्लेम को क्या कर सकता है? विड्रॉ या वेरी कर सकता है। ठीक है सर। तो 38 इतना सा कहता है कि जब भी लिक्विडेशन कमेंस हुआ है उसके 30 डेज में सबके क्लेम को कलेक्ट कर लेना है लिक्विडेटर को। जिस भी व्यक्ति ने जिस भी दिन क्लेम सबमिट किया है उसके 14 डेज में वो क्लेम को वेरी या विड्रॉ भी कर सकता है। इजी, बहुत इजी। फिर आता है वेरिफिकेशन। लिक्विडेटर हैज टू एंश्योर कि वो वेरीफाई भी कर दे क्लेम्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम। जो लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम था लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 30 डेज में लास्ट डेट होना चाहिए। इस लास्ट डेट से 30 डेज के अंदर वेरीफाई हो जाना चाहिए। ही हैज टू वेरीफाई। और वेरीफाई करने के लिए तो पावर उसको दी 37 के अंदर कि भैया आप कहीं पे भी जाके कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, वो आपको देंगे। अब आप वेरीफाई कर दो। ठीक है सर, वेरीफाई हमने कर ली पूरी की पूरी। उसके बाद में यू टू एडमिट और रिजेक्ट। आपने इंश्योर करना है कि वेरीफाई करने के बाद अपने एप्लीकेशन को एडमिट और रिजेक्ट कर देना है। और ये जो भी आप एडमिट और रिजेक्ट कर रहे हैं ये आपको इन्फॉर्म कर देना है विद इन 7 डेज फ्रॉम एडमिशन और रिजेक्शन। पॉइंट ध्यान रखना, एडमिट और रिजेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन के साथ में कर रहे हो। आप जिस दिन आपने एडमिट और रिजेक्ट कर दिया उसके 7 डेज के अंदर यू टू कम्युनिकेट कि आपने एडमिट और रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है सर। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू भी डिटर्मिन कर लो, कितने वैल्यू आपने डिटर्मिन किया एडमिट और रिजेक्शन पे। कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऑर्डर से खुश नहीं है विद इन 14 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ सच डिसीजन, उसको जिस दिन वो डिसीजन मिला आपने कम्युनिकेट किया उसको मिला, उसके 14 डेज के अंदर वो अपील कर सकता है एनसीएलटी के पास जाके दैट ही इज नॉट हैप्पी। फोकस हियर, बस इतू सा है जो दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। 38, 39, 40, 41, 42। 38 कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम कितने दिन में? विद इन 30 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट। सही है सर। उसके बाद में वेरिफिकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट टू सबमिट क्लेम। एडमिशन और रिजेक्शन विद इन 7 डेज ऑफ एडमिशन रिजेक्शन इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू सीडी एंड क्रेडिटर। तो वेरीफाई करते टाइम आप साथ में ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हो बट उसको आपको कम्युनिकेट कर देना विद इन 7 डेज। उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू का कोई टाइमलाइन नहीं होता है, आपको वैल्यू डिटर्मिन कर लेनी है। और अपील किसी भी करनी है तो 14 डेज फ्रॉम सम एडमिशन और रिजेक्शन। जिस दिन आपका क्लेम एक्सेप्ट रिजेक्ट हुआ है उसके 14 डेज के अंदर आपको अपील कर देनी है टू दी एनसीएलटी। उसी को वापस यहाँ पे भी लिखा है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 30 डेज में लास्ट डेट आएगा, इस दिन तक सबमिट कर लो। उसके 30 डेज में वेरीफाई कर लो और जो लास्ट डेट टू सबमिट है
आपने जब भी लास्ट डेट टू सबमिट होगा उसके 14 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी क्लेम को जो आपने सबमिट किया उसको वेरी वगैरह भी कर सकते हो। और जिस दिन आपका क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो गया, मान लीजिए इसी बीच वेरिफिकेशन के टाइम पे कभी हमने एडमिट कर लिया है, तो उसके 7 दिन में हम करेंगे इन्फॉर्म, और जिस दिन आपको इन्फॉर्म किया है उसके 14 डेज के अंदर यू कैन मेक एन अपील टू NCLT। ये आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? अच्छे समझना, स्क्रीन पे ध्यान। लिक्विडेशन कमेंसमेंट 30 डेज के अंदर, लास्ट डेट टू सबमिट, उसके 30 डेज के अंदर वेरिफिकेशन। अब इस दौरान कभी भी हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो कर रहे हैं ना, मान लो हमने किसी भी दिन एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे, उसके 7 दिन के अंदर उनको करेंगे इन्फॉर्म, जिस दिन उनको कम्युनिकेशन मिला उसके 14 डेज के अंदर दे कैन फाइल एन अपील। तो ये सब टाइमलाइन साथ में चलता रहता है। आई होप यू आर ऑल विथ मी। काफ़ी ईजी है, ये सारे सेक्शंस बहुत ईजी जाते हैं और यहाँ पे हम 42 तक पहुँच जाते हैं। 42 के बाद में 43 को तो हम टच नहीं करते, बट छोटी मोटी चीज़ें लिखी है उसको पहले पढ़ लेते हैं। ये उन्होंने सब चीज़ों को वापस बताया है। यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। लिक्विडेटर शैल फाइल द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर विद NCLT विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम। जो भी लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम था उसके 45 डेज के अंदर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर पहुंच जाना चाहिए, जिसको कोई भी व्यक्ति इंस्पेक्ट कर सकता है, मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है, वेबसाइट पर डिस्प्ले करोगे तो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर रेडी होता है। अब एक मेन चीज़ यहाँ पे बस, उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ेंगे। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी। तो यू हैव टू फॉर्म अ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी। इसका नाम क्यों चेंज किया? पहले जिस कमेटी का नाम COC था उसी को हम आगे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बनाते हैं, बट COC में भी इंक्लूड ओनली FC, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी में इंक्लूड ऑल द क्रेडिटर्स। ये है, तो ये कहते हैं। और यहाँ पे वैसे भी जितना पावर COC के पास था उतना कुछ पावर नहीं है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी के पास। दे कैन जस्ट कंसल्ट द लिक्विडेटर जब जब कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, ऐसा। अभी कहते हैं लिक्विडेटर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी comprising of all the creditors of corporator within 60 days from liquidation commencement date. liquidation commencement date के 60 days के अंदर आपका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी रेडी होना चाहिए। अरे सर लेकिन उसके पहले अगर कोई डिसीजन लेना है तो up till then COC will act as consultation committee। यहाँ पे लिखा है the COC under section 21 shall function as stakeholder consultation committee with same voting right till constitution of stakeholder consultation committee। तो आपके लिक्विडेशन से 60 डेज के अंदर आपका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बन जाता है, तब तक जो आपका COC है वही काम करता है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी। अब इन्होंने छोटे मोटे उसके काम बताए क्या? विद इन 7 डेज ऑफ द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट द लिक्विडेटर मस्ट कॉल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी। लिक्विडेशन कमेंस होते ही 7 डेज के अंदर आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी की पहली मीटिंग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तब तक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बना ही नहीं होगा, तो जो COC है उसी का मीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी कभी कभी बन जाता है, कभी कभी कैसे बनता है, इन्होंने आपको दिया है 60 डेज, अगर आपके OC 2-3 ही है तो आप तो 1-2 दिन में उनको इंक्लूड कर दोगे ना, तो आपको 60 डेज लगने वाले नहीं है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि COC को आपने इमीडिएटली बना दिया है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी, बट हाँ 60 डेज के अंदर तो बना ही लेना है। और जैसे ही लिक्विडेशन कमेंस हुआ उसके 7 डेज के अंदर आपको करना है पहला मीटिंग ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी। द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी शैल एडवाइज द लिक्विडेटर बाय वोट ऑफ नॉट लेस देन 66% कि कोई भी चीज़ पे एडवाइस देनी है। जैसे कि हमने पढ़ा है कंपनी को गोइंग कंसर्न की तरह लेके जाना है क्या, तो उनके एडवाइस पे डिपेंड करेगा। तो एटलीस्ट उनमें से 66% का ओपिनियन होना चाहिए दैट कंपनी शुड बी कंटिन्यूइंग एज अ कंपनी शुड बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। तो 66% के ओपिनियन को हम मानते हैं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी का ओपिनियन। यस, और यहां पर हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर कहां तक? 42 तक। चलो रुक जाओ, इसके बारे में तो बाबा वाले आ जाते हैं सारे के सारे सेक्शन। भूत आते हैं, भूत के पहले हम लोग देखते हैं यहां से आप कंठस्थ है। देखो कैसा है, ये एक ओवरव्यू का जो चार्ट है, ये आपके ड्राइव पे भी अपलोड हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। इससे पढ़ने में एक थोड़ा ईज आता है, क्योंकि डिटेल में तो हमें CRP पढ़ना ही है, सब कुछ करना है, लेकिन ओवरऑल इससे देखने में थोड़ा सा ईज आता है। हमको लगता है कि हाँ चीज़ें और बेटर तरीके से दिमाग में बैठ रही है। 33 इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, 4 केसेस हैं दिमाग में बैठे हुए। पहला केस प्लान अप्रूव नहीं है, टाइम एक्सपायर हो गया। दूसरा केस रिजेक्ट हो गया NCLT से बिकॉज उसमें मैंडेटरी कंटेंट ही नहीं थे। तीसरा 66% से COC ने डिसाइड कर लिया कि हमें तो लिक्विडेशन ही करना है। एंड लास्ट CD ने डिफॉल्ट किया है इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये हो गया, इस केस में इनिशिएट होगा। अब 33 की टोटल सबसेक्शन है 7 सबसेक्शन डिस्चार्ज की बात कर लेता है। 6th सबसेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्शन दे सकता है। 5th सबसेक्शन बात कर लेता है छोटा मॉरेटोरियम कि कोई भी केस फाइल नहीं होगा। 4 और 3 ये बात कर लेते हैं यही हमारा लिक्विडेशन किस केस में होता है। और उसके पहले जो हमारा है 1 के आसपास, तो 1 के अंदर तो हमने यही पॉइंट पढ़ा है कि ये 2 केसेस जिसके अंदर लिक्विडेशन होता है। और 33(1)
के अंदर जो बी है उसी के अंदर बताते हैं कि लिक्विडेशन जैसे ही कमेंस हो गया एनसीएलटी एक लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट दिलवाएगा और साथ ही साथ रेगुलेटर को इन्फॉर्म करेगा दैट ये कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। तो 33 सुपर इजी एंड परफेक्ट। फिर आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर फीस टू बी पेड। तो हम कहते हैं लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वैसे तो आरप्रो ही होगा, लेकिन इन 3 केसेस में आरप्रो नहीं बनेगा। कौन से 3 केसेस हैं? रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हुआ था बिकॉज 30 सबसेक्शन 2, बात खत्म। दूसरा आईवीबीआई कह रहा है इन राइटिंग कि इसको तो अपॉइंट ही नहीं करना, और तीसरा उसने क्या नहीं दिया? रिटन कंसेंट। तो इस केस में आरप्रो विल नॉट एक्ट एज लिक्विडेटर एंड सम न्यू पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर। जो भी नया व्यक्ति आएगा उससे भी रिटन कंसेंट तो लेना ही है आपको, और साथ ही साथ आईवीबीआई का अप्रूवल लगता है। फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सही बात है। और इंडिपेंडेंट के प्रोविजन को हम पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे? 3 चीजों में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह एलिजिबल होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर, पार्टनर ऑफ सीए फर्म, सीएस फर्म, सीडब्ल्यूए फर्म एज वेल एज लॉ फर्म और कंसल्टेंट फर्म जिसका टर्नओवर 10% है। फिर लिक्विडेटर की फीस को लेकर पॉइंट गया, सीओसी डिटरमिन करेगा, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी डिटरमिन करेंगे। कुछ भी डिटरमिन नहीं हुआ है तो आरप्रो जैसा पे करो या फिर एक परसेंटेज दे दो उसने जितना रियलाइज किया है, जितना असेट से मिल रहा है। रिपोर्टिंग, 6 चीजें बताइए जिसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। 4 डिटेल में ऑलरेडी हो जाती है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के साथ में जाता है असेट मेमोरेंडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसके बाद होता है असेट सेल रिपोर्ट, उसके बाद में मिनट्स ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी जितनी भी इनकी मीटिंग होगी, और लास्ट में जाता है फाइनल रिपोर्ट। Public announcement by liquidator. Public announcement has to be given within 5 days of his appointment. Preliminary report within 75 days from liquidation commencement. Early dissolution हो रहा है, अगर आपको लगता है that the liquidation cost is huge, more than the assets of the company, in that case you can apply for early dissolution. Progress report 15 days from the end of every quarter. Asset memorandum, list of all the assets along with, this is given along with preliminary report. वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इंटेंडेड टू बी सेल, हम उसको पूरा वैल्यूएशन करते हैं। असेट सेल रिपोर्ट हैज टू बी गिवन अलोंग विद प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरी क्वार्टर में जो भी असेट सेल हुए हमारे। फिर पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर आ जाता है। इजी पीजी है पूरा के पूरा, कि पूरे हमारे लिक्विडेटर के सारे पावर्स यहाँ पे दिख जाते हैं, ड्यूटीज दिख जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, लिक्विडेटर को कभी भी नीड लगती है तो प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते समय उसको ध्यान रखना है कि इन 3 लोगों को प्रोफेशनल की तरह अपॉइंट ना करे। अपने रिलेटिव को, सीडी के रिलेटेड पार्टी को, और जो कंपनी के पिछले 5 सालों में रहा है ऑडिटर उसको। फिर आता है हमारा लिक्विडेशन एस्टेट। इन चीजों को इंक्लूड करेंगे, इन चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। किन चीजों को हम इंक्लूड करेंगे लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर? एवरी एसेट जिसकी ओनरशिप है सीडी के पास, भले ही वो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, भले ही वो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड नहीं है, मूवेबल है, मूवेबल है, हर प्रकार के एसेट को हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद में आ जाता है कि किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट है वैसे जिनके हमारे पास ओनरशिप नहीं है, ट्रस्ट में ले रखा है, बेलमेंट है, लीज है, लेकिन 3 पॉइंट स्टार मार्क है। पहला पॉइंट, एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड है वो इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी हमने असेट एज अ कोलेटरल दे रखा है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को विच इज सब्जेक्ट टू मल्टीलेटरल नेटिंग ऑफ एंड ट्रेडिंग ऑफ, उसको नहीं करेंगे। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट, सब्सिडरी के असेट्स को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सब्सिडरी के शेयर्स को हम इंक्लूड कर चुके हैं ऊपर। उसके अंदर पावर ऑफ लिक्विडेटर एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये तो हेल्पफुल एक सेक्शन दिया बात के लिए कि लिक्विडेटर के पास पावर है कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, सीडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को किसी भी अथॉरिटी के पास आके कलेक्ट कर सकता है, उसके पास में राइट है। हमारे क्रेडिटर्स के पास ये राइट है कि वो लिक्विडेटर से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और लिक्विडेटर को इन्फॉर्मेशन देना विद इन 7 डेज। पर्सनल टू स्टैंड कोऑपरेशन, ठीक है। फिर 38, 39, 40 चालू जाता है। कंसोलिडेशन, वेरिफिकेशन, एडमिशन, डिटर्मिनेशन, अपील। मुझे बताओ कितने दिन के अंदर सारी क्लेम कंसोलिडेट हो जानी चाहिए? विद इन 30 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। कितने दिन में उसको वेरीफाई कर देना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट सबमिट फॉर लास्ट डेट टू सबमिट द क्लेम्स। एक व्यक्ति ने जब क्लेम को सबमिट किया है उसको कितने दिन में वो वेरी या विड्रॉ कर सकता है? 14 डेज के अंदर। फिर आता है एडमिशन और रिजेक्शन। जिस दिन भी आपने वेरिफिकेशन के दौरान क्लेम को एडमिट या रिजेक्ट किया, यू टू इन्फॉर्म विद इन 7 डेज। उसके कितने दिन में वो व्यक्ति अपील कर सकता है? 14 डेज। सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पे, एज इजी एज दैट। यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। मुझे बताओ कि लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर कितने दिन में बना लेनी है? विद इन 45 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट। ये बना के आपको एनसीएलटी को दे देनी है। 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डे टू सबमिट क्लेम, नहीं लिक्विडेशन कमेंसमेंट नहीं, विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डे टू सबमिट क्लेम आपको लिक्विडेशन का एक स्टेक होल्डर की पूरी लिस्ट बना देनी है। फिर आता है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी। दिस हैज टू बी फॉर्म्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट। कि लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 60 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा
स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बनाना चाहिए, लेकिन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी की पहली मीटिंग हो जानी चाहिए लिक्विडेशन कमेंसमेंट से विदिन 7 डेज। ये कैसे होगा भैया? ये ऐसे होगा कि जब तक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी नहीं बन रहा है तब तक COC विल एक्ट एज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी विल गिव ऑल द एडवाइसेस विद द अप्रूवल ऑफ 66% एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी विल इंक्लूड ऑल द क्रेडिटर्स। यहां तक हमने भी रिवाइज कर लिया। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? Isn't that easy? That easy. So the true point here is liquidation is not that difficult, but it has a lot of time period. 30 days, 20 days, 15 days ऐसा है। तो अगर इस रिविजन को भी हमने बार बार देखा तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाता है ऐसा। Even the paper checker in a few questions will try and test your memory here कि भैया आपको वो टाइम पीरियड एक्जैक्टली याद रहता है या नहीं रहता है। इन दी ओपन बुक एरिया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, लेकिन अगर आपको पूरा टाइमलाइन याद है, कंठस्थ है जैसे कि हम क्लास में कर रहे हैं, तो इस केस में आपका एग्जाम में बहुत समय बच जाता है। आप बहुत इमीडिएटली उसको कर पाते हो, आपको बार बार पेजेस फ्लिप करने की जरूरत पड़ती नहीं है। कंफर्म करने के लिए देखना एक अलग बात हुई और पूरा चेक ही करना एक अलग बात हुई, और जहाँ भी टाइमलाइन मिलती है उसको हाईलाइट करके रखना विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। Are we getting a fair idea? Yes. Let's stop here for the day. Thank you so much for your nice patience. I'm going to see you guys later. Yeah. Bye. चलो, हम लोगों ने रिवीजन का फ्लो ले लिया था। रिवीजन के फ्लो में हम लोग 33 से लेकर 42 तक पहुंच चुके थे। 42 तक पहुंच चुके हैं। पहले हम लोग 53, 54, 55 कंप्लीट करेंगे, फिर हम भूतों पे आएंगे। चलो, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। इधर आ जाओ, कहां पर थे हम लोग? यस, ओ बेटा जी, बेटा जी, यस, हाँ यस यारों। तो रिवीजन के सिलसिले में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 लिक्विडेशन, जिसके अंदर आईबीसी का सेक्शन नंबर 33 से लेकर 54 तक रन करता है, और इसके अंदर जो रेगुलेशन है दैट इज आईबीबीआई लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016, उसके बहुत सारे रेगुलेशंस आते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 33 से लेकर 42 तक पढ़ चुके थे। 43 से लेकर 51 ये उन 4 भूतों की बात करते हैं। ये 4 भूत में कौन से भूत आते हैं? सबसे पहला भूत आता है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर, ये छोटू भूत है, और लास्ट में आता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो 43 से लेकर 51 तक ये सेट है। हम इनको भी लेकर थोड़ा सा साइड में रखते हैं और हम हमारा लिक्विडेशन का पूरा सीक्वेंस कंप्लीट करते हैं। सीक्वेंस रन्स फ्रॉम 33 टू 42 एंड देन 52, 53, 54 ऐसा। तो हम लोगों ने 33 से लेकर 42 तक पढ़ लिया। फटाफट से एक बार देख लेते हैं, हमको याद है क्या? 33 के अंदर इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन की बात हो जाती है। 34 में अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, फीस ऑफ लिक्विडेटर। 35 powers and duties of liquidator। 36 liquidation estate, what will be included, what will not be included। मुझे बता दो आप लोग कि एम्प्लॉई का जो पीएफ ग्रेच्युटी होता है ये क्या लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड होगा? नहीं होगा। हमारे सब्सिडरी के शेयर्स हमारे पास में ये इंक्लूड होगा? यस। सब्सिडरी के असेट्स नहीं इंक्लूड होंगे। उसके बाद में मुझे बता दीजिए कि हमारा कोई डिस्प्यूटेड असेट है, इंक्लूड होगा? होगा। इमूवेबल असेट इंक्लूड होगा? होगा। मूवेबल इंक्लूड होगा? होगा। हमारे जो ऐसे असेट्स हैं जो कि हमारे टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, वो इंक्लूड होंगे? होंगे। ये सारे असेट्स हमारे इंक्लूड कर देते हैं। हर वो असेट जिसकी ओनरशिप हमारे पास है वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। क्या एक्सक्लूड करेंगे? ऐसा कोई असेट जो हमारे पास में है लेकिन ओनरशिप नहीं है, बेलमेंट पे है, लीज पे है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर किसी ने ट्रस्ट पे दे रखा है जिसकी ओनरशिप नहीं है, सिर्फ पोजीशन हमारे पास में, ये इंक्लूड होते नहीं है। उसके बाद में ऐसे ही कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स लेकर आते हैं हम लोग, और उसके बाद में एक पॉइंट ये भी है हमारा कि अगर मान लीजिए किसी भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को हमने कोई हमारे कोलेटरल के तौर पे दे रखा है विच इज सब्जेक्ट टू नेटिंग ऑफ एंड सेटिंग ऑफ, तो वो भी इंक्लूड होगा क्या? वो भी इंक्लूड नहीं होगा। व्हाट विल नॉट बी इंक्लूडेड के अंदर ये पॉइंट आता है। तो ये हो गया हमारा लिक्विडेशन एस्टेट 36। फिर हम आते हैं 37 के ऊपर। 37 टॉक्स अबाउट पावर टू ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि लिक्विडेटर को अभी 38 से कलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है, तो उसको एक पावर दे रखी है कि वो किसी भी अथॉरिटी के पास जाके, एमसीए के पास, एरोसी के पास, किसी भी गवर्नमेंट के अथॉरिटी के पास जाके कंपनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती है। पावर ऑफ लिक्विडेटर टू गेट इन्फॉर्मेशन, ये 37 में दे रखा है। फिर आज हमारा 38 और गाड़ी शुरू हो जाती है कलेक्शन ऑफ क्लेम से। हम यह बात कर लेते हैं अगर कलेक्शन ऑफ क्लेम की, तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि उसको सारे के सारे क्लेम क्या करने हैं? क्लेम कलेक्ट करने हैं। कितने दिनों में? लिक्विडेशन कमेंसमेंट से विदिन 30 डेज। उसके बाद में 39 बात करता है वेरिफिकेशन। लिक्विडेटर को वेरीफाई कर देना विदिन 30 डेज। एक बार किसी भी व्यक्ति 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स। एक बार किसी भी व्यक्ति ने 38 के अंदर जब क्लेम सबमिट कर लिए, वो विड्रॉ वेरी कर सकता है विदिन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज सबमिशन। ओके, ये 30 डेज के अंदर वेरीफाई करने का भी टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद में हो गया 38, 39, 40 टॉक्स अबाउट एडमिशन और रिजेक्शन।
38, 39, 40. So 40 talks about admission or rejection. Admission और rejection उसने जब भी किया he has to inform within 7 days. अब admission और rejection करने के बाद में he will determine the value 41 and thereafter if anyone has any objection to make he can appeal to NCLT within 14 days, that is 42. वेरी कंफर्टेबल. तो ये 38 से लेकर 42 का पूरा 42 का पूरा सेट चलता है और यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं शुरू से लेकर यहाँ तक. चलो बीच में एक रेगुलेशन पढ़ी थी उसकी बात कर लेते हैं. हम लोगों ने एक रेगुलेशन पढ़ी थी विच वाज टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग कि लिक्विडेटर को बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी होती है. इस रिपोर्टिंग के अंदर मुझे बताओ, चलो मैं ऐसे बताता हूँ, मैं टाइमलाइन बताता हूँ, बताओ कि किसकी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ. लिक्विडेशन शुरू हुआ है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 75 डेज के अंदर क्या होना चाहिए? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के साथ में क्या जाएगा? असेट मेमोरेंडम, नॉट असेट सेल रिपोर्ट, असेट मेमोरेंडम. और हर क्वार्टरली क्या सबमिट करना विदिन 15 डेज? प्रोग्रेस रिपोर्ट. प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ क्या जाता है? असेट सेल रिपोर्ट. लाइफ इज इजी. चलो देखते हैं बता पाते हो क्या. मुझे बताओ लास्ट डेट टू सबमिट क्लेम से 45 डेज में हमें क्या करना होता है? लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर है क्या? चेक करो फटाफट से. लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर कब तक देनी होती है? लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम से 45 डेज के अंदर यू हैव टू गिव लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर. चलो मुझे बता दो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी कितने दिन में बन जानी चाहिए? 60 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट. ठीक है चलो ठीक है, मोरलेस डन. तो ये हम लोगों ने क्या किया, शुरू से लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं 42 तक. अब 43 से लेकर हम लोग 51 को छोड़ते हुए आते हैं 52 के ऊपर. 52 इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन, क्रेडिट सिक्योर्ड क्रेडिटर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग. इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हर सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलती है 2 चॉइसेस. जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है, भले वो ऑपरेशनल हो या फाइनेंशियल हो, वेदर the creditor is operational or financial does not matter, every secured creditor gets 2 choices. either he can relinquish the security, कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो अपने असेट को रिलिंक्विश कर सकता है कि आप जो लिक्विडेशन एस्टेट है उसके अंदर ले लो, बस मुझको 53 में प्रायोरिटी पे रख देना. 53 में कंसिडर मी एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड आई कैन रिलिंक्विश. दिस इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 इज नथिंग डूइंग, आई वांट टू realize the asset myself. I want to sell the asset and realize the money myself. तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास 2 चॉइस होती है. उसको लगता है कि नहीं, मैं मेरा असेट बेच के खुद पैसा रिकवर कर सकता हूँ, तो असेट को खुद बेचेगा, उसके अंदर से जो भी उसका CIRP कॉस्ट का शेयर है वो पे करेगा और उसके बाद में वो रियलाइज कर लेगा. अगर यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया तो वो लिक्विडेशन एस्टेट में दे देगा. दिस इज रियलाइजेशन. दूसरा ऑप्शन है इसके नहीं, आपको खुद से बेचना नहीं है, तो आप पूरा का पूरा जो असेट है ये असेट्स को कर दोगे रिलिंक्विश, कि भैया मैं नहीं बेच रहा, आप लिक्विडेशन एस्टेट में ले लो, लिक्विडेटर आप बेच दीजिएगा, लेकिन मुझे 53 में सिक्योर्ड क्रेडिटर का दर्जा दीजिएगा. दैट इज 52. ठीक है. सिक्योरिटी शैल नॉट इंक्लूड अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी. रिडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट. अगर कभी भी आप एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर यू वांट टू रिलिंक्विश तो प्रॉब्लम ही नहीं है. इफ यू वांट टू रिलिंक्विश द असेट तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू वांट टू रियलाइज द असेट, अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद असेट बेच के पैसा रिकवर करूंगा, तो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए मेरा टोटल अमाउंट ऑफ डेट इज 5 CR मुझे रिसीव करना बाकी है, मैं असेट को बेचता हूँ, असेट को बेच के 7 CR आ जाता है. सबसे पहले असेट को बेचने के बाद में आई हैव टू इंश्योर कि मैं मेरा पैसा तो 5 CR रियलाइज करूंगा ही सही, लेकिन मुझे साथ में अभी तक जो CIRP कॉस्ट हुई है वो भी देनी है. तो अगर 7 CR में असेट बिका, सबसे पहले मैं CIRP कॉस्ट देता हूँ, उसमें से मेरा शेयर. तो मान लीजिए हम 20 क्रेडिटर्स थे, इक्वल क्रेडिटर्स थे, और टोटल CIRP कॉस्ट हो गया है 10 लाख, तो हम सबका शेयर हो गया 50,000 रुपीज़. तो मुझे मेरे 50,000 रुपीज़ अभी देने होंगे, या फिर प्रपोर्शनेट निकाल के देगा आपको लिक्विडेटर. लिक्विडेटर बता देगा कि अभी तक का जो हमने CIRP या लिक्विडेशन किया है, इसमें आपके ऊपर खर्चा कितना हुआ है. आपको उस असेट को बेच के पहले वो पैसे लिक्विडेटर को देने हैं और उसके बाद अपना पैसा ले सकते हो. एग्जाम्पल नंबर 2 सुना, मेरा डेट है 5 CR का, मैंने प्रॉपर्टी को बेचा, प्रॉपर्टी को बेच के 4 CR ही है. यहाँ पे मैं 4 CR ले नहीं पाऊंगा. इन 4 CR में से भी मेरा जो CIRP का खर्चा हुआ है मेरे ऊपर, वो मुझे पहले प्रोपोर्शनेटली देना होगा. फिर बचे सिर्फ 3.5 CR. ये 3.5 CR ही मैं रियलाइज कर पाऊंगा, और 1.5 CR से मैं हो गया हूँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. सो पॉइंट ये इतना सा कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी को रियलाइज करना चाहता है तो उसको अपना शेयर ऑफ CIRP एक्सपेंस अभी तक का भी पहले कट करके देना होगा असेट को सेल करते टाइम. उसके बाद में आ जाता है सिंपल कि अगर 2 केस हो सकते हैं. मैंने रियलाइज किया, मुझे या तो सरप्लस हो गया या फिर डेफिसिट हो गया. आप खुद लॉजिकली सोचोगे, इसमें कुछ प्रोविजन पे आपको भागने की भी जरूरत नहीं है. अगर मैंने असेट को बेचा, मुझे सरप्लस हो गया,
तो मैं मेरा पूरा पैसा तो रियलाइज कर ही लूंगा, फिर जो भी एक्सेस है आई विल अकाउंटेड बैक टू द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को दे दूंगा, वो लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड कर लेगा। अगर मुझे डेफिसिट हो गया तो जितने भी अमाउंट का डेफिसिट है उस डेफिसिट के लिए आई विल बिकम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और मैं 53 में आ जाऊंगा। 53 में मेरे लिए एक अलग से सीट बनाई हुई है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनसिक्योर्ड रह गया और जिसने असेट को क्या किया था, रियलाइज किया था। जबरदस्त। फिर कुछ केस लॉ की बातें, बड़ी छोटी सी बात, ठीक है, केस लॉ वगैरह की बातें हैं। 52, तो 52 का पूरी चीज खत्म हो जाती है, उसके बाद 53, ये केस लॉ की बात छोटी सी डिस्कस कर लेता हूं मैं। इन केस ऑफ मल्टीपल चार्ज क्रिएटेड इन अ सिंगल असेट, अगर हमने एक असेट में मल्टीपल चार्ज क्रिएट हुए हैं ऐसा, तो द फर्स्ट चार्ज होल्डर विल गेट एन ऑप्शन अंडर 52। 52 का ऑप्शन फर्स्ट चार्ज होल्डर को मिल जाता है। अब आते हैं 53 पे। 52 पहली बार पढ़ने में बहुत टाइम कंज्यूम करता है, बट अब देखो ना कितना इजी है लॉजिकली। 52 में सिक्योर क्रेडिटर को एक चॉइस मिलती है और चॉइस में वो रिलीव कर देगा तो बहुत ईजी है, रिलिंक्विश कर देगा तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर रियलाइज करने गया तो डेफिसिट में क्या होगा और सरप्लस में क्या होगा समझना है, विच इज वेरी इजी। नाउ वी कम ऑन टू 53, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। यहां पे परफेक्ट सीक्वेंस हमने बना रखा है 53 के अंदर वाटरफॉल का। ए, जैसे ही आपका पूरा पैसा लिक्विडेशन एस्टेट में आ गया, सबसे पहले इट विल बी अप्लाइड टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट इन फुल, कि सबसे पहले आप इन फुल इसको पेमेंट कर दोगे। अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है कि सर अगर इतना पैसा है ही नहीं कि इनको पे कर पाएंगे तो हम अर्ली डिसोल्यूशन कर लेते ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो लिक्विडेशन एस्टेट में पैसा लेकर आए हो उससे आप लिक्विडेशन एक्सपेंस या सीआरपी एक्सपेंस ही नहीं पे कर पा रहे हो, बिकॉज लिक्विडेटर को दिखता ना इतने दिनों में कि हम जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उतना से ज्यादा तो हमारा खर्चा हो रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल, बट फिर भी सबसे पहले वाटरफॉल में जो भी लिक्विडेशन एस्टेट से पैसा आया सबसे पहले पे करेंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट फुल में। चलो पे कर दिया, बेस्ट है। बी कैटेगरी पे दो चीजें आती है विद इक्वल प्रोमिनेंस, वर्कमैन ड्यूज फॉर प्रीसीडिंग 24 मंथ्स फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट and a secured creditor who had relinquished their security under 52, both OC and FC। कोई भी secured creditor जिसने अपनी asset को relinquish किया होगा वो second position पे आके बैठ जाता है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे employees wages and unpaid dues for preceding 12 months from liquidation commencement date, कि पिछले 12 महीने के employees के ड्यूज हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल डेट owed to unsecured creditor, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को हम यहाँ पे ले लेंगे, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर नेक्स्ट पे दो आ जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज फॉर लास्ट 2 years, इसके अंदर साथ में हमने कोई भी कंसोलिडेटेड फंड को भी पैसा देना है वो भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोथ ओसी एंड एफसी, जिन भी लोगों ने 52 के अंदर प्रॉपर्टी को रियलाइज किया होगा वो यहाँ पर आते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज एनफोर्स देयर सिक्योरिटी ओसी एंड एफसी। फिर लास्ट में आता है रिमेनिंग डेट। अब रिमेनिंग डेट में जो भी लोग बच गए वो सब यहाँ पे आते हैं इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड ओसी, अनसिक्योर्ड ओसी भी यहाँ पर आते हैं। ये हो गया। उसके बाद में प्रेफरेंस और इक्विटी, ये हमने इतनी बार देखा है कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। ग्रीन अभ्यास शीट को जब सॉल्व भी करोगे तो ये बार बार पीछे पड़ता है, इसको आप चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। बाकी आपको सिंपली समझना है कि ये पूरा वाटरफॉल का सीक्वेंस है कि लिक्विडेशन एस्टेट से पैसा आएगा, सबसे पहले जाएगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट के लिए। इसके बाद में सेकंड लेवल पे दो लोगों के लिए जाएगा, एक तो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यूज फॉर लास्ट 24 मंथ्स। उसके बाद में जाएगा एम्प्लॉय ड्यूज फॉर लास्ट 12 मंथ्स। फिर बच गया तो फाइनेंशियल डेट जो अनसिक्योर्ड थे। उसके बाद में वापस दो गवर्नमेंट ड्यूज फॉर प्रीसीडिंग 2 years इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई पैसा देना बाकी है वो भी यहीं आएगा, और साथ में आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने रियलाइज किया था और उनका कुछ डेफिसिट आ गया था। उसके बाद में आता है हमारा एनी रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड ओसी, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। ये इस प्रकार से लिख लिया तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बहुत इजीली हैंडल हो सकता है। एंड दिस इज 53। अगर 53 को हम देख लेते हैं उसके बाद में कुछ छोटी मोटी और चीजें भी आती है। एक चीज आती है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन रेसिपिएंट विद इक्वल रैंकिंग। अगर कभी भी ऐसा है कि कुछ लोगों का जो रैंकिंग इक्वल है वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मेरे को ऊपर का रैंकिंग दे दो, अगर आप में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट करके डिसाइड कर लिया कि आपको हायर रैंकिंग मिलेगी, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। जो 53 में लिखा है वही फॉलो किया जाएगा। चलो मुझे बता दो, दो जगह पे एक ही रैंक पे दो लोग हैं, वहां पर अगर शॉर्टफॉल है तो किसको पहले पे करेंगे? दोनों को पे करेंगे प्रपोर्शनेटली। सर किसी को भी पहले पे नहीं करेंगे, दोनों को प्रपोर्शनेटली पे करेंगे। अगर किसी भी एक लेवल पे शॉर्टफॉल है तो किसी भी एक पॉइंट पे दो नाम लिखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाला लिखा हुआ फर्स्ट है, ये दोनों इक्वल प्रोमिनेंस पे हैं ऐसा। फिर आता है डिडक्शन ऑफ फीस पेबल टू लिक्विडेटर। लिक्विडेटर की जो फीस होती है वो हर एक के अंदर से डिडक्ट होती है, तो मोस्ट लाइकली अगर फिक्स फीस है तो ऊपर ही पे कर दी जाएगी, और अगर परसेंटेज फीस है तो हमको सही मुकाम पे उसको लिक्विडेटर की फीस को भी डिडक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए किसी ने लिक्विडेटर को फीस रख दिया है 10% ऑफ अमाउंट पेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर,
तो हम देखेंगे ऊपर जो लिक्विडेशन कॉस्ट है वो तो ऊपर भर देंगे, फिर ये एंड में जब अनसिक्योर्ड अमाउंट क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं हम, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, वहाँ पे उसका 10% हमारा लिक्विडेटर फीस भी आ सकता है। तो लिक्विडेटर की फीस जो है वो जनरली तो ऊपर ही पे हो जाती है, कभी कभी इट इज केप्ट अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेबल, तो जहां पर वो आएगी वहां से वो डिडक्ट होके पे हो जाएगी। ये आता है। उसके बाद में हमने बाकी सब चीज़ें पढ़ी ली है। उसके बाद में आता है हमारा मैनर एंड मोड ऑफ सेल। तो हमारा हो चुका है 52, हर सिक्योर्ड क्रेडिटर को चॉइस मिलेगा, इजी प्रोविजन। 53 पूरा का पूरा सीक्वेंस दिमाग में चिपका होना चाहिए। फिर आता है मैनर एंड मोड ऑफ सेल। ये सबसे पहले 32 ईजी है, फिर 33 इंटरेस्टिंग है। 32 क्या कहता है कि आप कभी भी असेट को बेचना चाह रहे हो, आपके पास ये ABCDEF ये सारे ऑप्शंस हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पे बेचो, लंप सम बेचो, कलेक्टिवली बेचो, पार्सल में बेचो, गोइंग कंसर्न की तरह बेचो, कंपनी को, पूरे के पूरे बिजनेस को या असेट्स को। तो ये आपके पास मोड ऑफ अगर हम बात करना चाहें सेल के, तो ये बहुत सारे मैनर एंड मोड ऑफ सेल ऑफ असेट्स हैं, एकदम सब केयरफुली। 32 एंड 33 दीज टू रेगुलेशंस गो हैंड इन हैंड। 33 कठिन है, 33 अच्छे से समझना है, 32 बहुत इजी है, लेकिन याद रखना है कि 32 क्या है, 33 क्या है। आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए 32, 33, मोस्ट लाइकली ट्राई एंड राइट बोथ ऑफ देम, बिकॉज बहुत छोटे छोटे से हैं, ये दोनों एक दूसरे को अकंपनी करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो गया कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कभी भी आप बेचना चाहेंगे असेट्स को तो कितने तरीके से बेच सकते हो। तो स्टैंड लोन, लंप सम, कलेक्टिवली, पार्सल्स, कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न, बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेटर एज अ गोइंग कंसर्न। ये हो गया 32 के अंदर सेल करने के तरीके। अब आता है इंटरेस्टिंग 33, आपका क्या क्या मैनर ऑफ सेल हो सकता है। फोकस ये वेरी केयरफुली। आपका क्या क्या मैनर ऑफ सेल हो सकता है, दो हो सकते हैं सेल करने के तरीके। वन इज ऑक्शन एंड वन इज प्राइवेट सेल। बाय डिफॉल्ट यू हैव टू यूज विच मेथड, ऑक्शन मेथड। लेकिन अगर आप कभी भी प्राइवेट सेल करना चाहते हो तो ये चार तरीके से आप प्राइवेट सेल कर सकते हो। क्या चार तरीके से? व्हेन द असेट इज पेरिशेबल आप प्राइवेट सेल कर सकते हो। व्हेन असेट इज लाइकली टू डिटीरियोरेट इन वैल्यू सिग्निफिकेंटली इफ नॉट सोल्ड इमीडिएटली, आप उसका प्राइवेट सेल कर सकते हो। एंड थर्ड इज व्हेन असेट इज सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन रिजर्व प्राइस ऑफ अ फेल्ड ऑक्शन, तब उसका प्राइवेट सेल कर सकते हो। समझते हैं अच्छे से। वी हैव टू सेल दी असेट्स। हम असेट्स को बेचने के लिए ऑक्शन मेथड ही पहले यूज करेंगे, लेकिन ये तीन केसेस में हम प्राइवेट सेल यूज कर सकते हैं। हमारे असेट्स पेरिशेबल हैं, हमारे असेट्स का वैल्यू लाइकली टू डिटीरियोरेट है अगर तुरंत नहीं बेचा तो, एंड थर्ड हमारे एक फेल्ड ऑक्शन का जो रिजर्व प्राइस है उससे ज्यादा पे अगर हम बेच रहे हैं तो हम प्राइवेट सेल पे बेच सकते हैं। ये तीन ऑप्शन। इन तरीके से अगर आप बेच रहे हो तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई असेट है जो इन तीनों में कवर नहीं होता है और उसका प्राइवेट सेल से बेचने की कोशिश करते हो तो उसका ऑप्शन है फोर्थ, व्हेन प्रायर परमिशन ऑफ एनसीएलटी हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर सच सेल। इसको लेके केस लॉ भी आया था। अगर गुड्स पेरिशेबल हैं तो क्या एनसीएलटी का अप्रूवल लेना है? नहीं। ये जो पहले तीन केस हैं, इन तीन केस में एनसीएलटी का अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर असेट इन तीन केसेस के अलावा है तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड लास्टली एक क्लैरिफिकेशन जो नीचे दे रखा है, ये तीन असेट भी अगर आप किसको बेच रहे हो, रिलेटेड पार्टी, तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, मैं पेरिशेबल गुड्स को बेच रहा हूं एज अ लिक्विडेटर टू अ थर्ड पार्टी, एनसीएलटी का अप्रूवल है क्या? नहीं। पेरिशेबल गुड्स बेच रहा हूं, थर्ड पार्टी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। गुड्स जिनकी वैल्यू डिटीरियोरेट हो रही है मैं बेच रहा हूं, थर्ड पार्टी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। एक ऐसा असेट जिसके फेल्ड ऑक्शन में रिजर्व प्राइस से मैं ज्यादा पे बेच रहा हूं, प्राइवेट सेल, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं पेरिशेबल गुड्स बेच रहा हूं टू अ रिलेटेड पार्टी, अप्रूवल चाहिए। अगर कोई गुड्स जिनकी वैल्यू डिटीरियोरेट हो सकती है, मैं उसकी वैल्यू मैं उसे बेच रहा हूँ टू अ रिलेटेड पार्टी, अप्रूवल चाहिए। एक असेट जिसका रिजर्व प्राइस से मैं ज़्यादा पे बेच रहा हूँ लेकिन मैं बेच रहा हूँ रिलेटेड पार्टी को, अप्रूवल चाहिए। तो ये तीन केसेस में अगर मैं कभी भी बेच रहा हूँ तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये तीन केसेस में बेच रहा हूँ टू अ रिलेटेड पार्टी, अप्रूवल की जरूरत है। और अगर कोई चीज़ इन तीन असेट के बाहर जाती है तो ऑब्वियसली अप्रूवल की जरूरत है ही है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? चलो, ये हो गया। ये बहुत अच्छा है, ये इसमें हमने बाबा मार्क किया। ये पेपर सेटर को बहुत ही पसंद है। और एक चीज़ बहुत केयरफुली समझना अच्छे से, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि आपसे ये पूछा जा रहा है या ये पूछा जा रहा है। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं और क्वेश्चन है, उसका आंसर में ये ऊपर के 6 पॉइंट्स आएंगे या फिर आपको लिखना होगा ऑक्शन प्राइवेट सेल। ये बहुत केयरफुली देख के लिखना है क्वेश्चन के अंदर। तो रेगुलेशन नंबर 32 इज द आंसर और 33 इज द आंसर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। चलो, उसके बाद में आता है कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। बहुत ही जबरदस्त है कि आपका जैसे ही लिक्विडेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको एनसीएलटी के पास अप्लाई करना है फॉर द फाइनल ऑर्डर। तो लिक्विडेशन कंप्लीट हो चुका है, सारे असेट्स बेच चुके हैं, डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दो। फाइनल रिपोर्ट, जैसे ही आपका लिक्विडेशन कंप्लीट हो चुका है, लिक्विडेटर को देना है एक एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन, फाइनल रिपोर्ट
एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये पूरा ही होता है फॉर्म एच के अंदर, ये पूरा सब कुछ फॉर्म एच के अंदर दे रखा होता है। फॉर्म एच आपको देना है टू एनसीएलटी, जिसमें आप एप्लीकेशन देते हो कि हमारा डिसोल्यूशन कर दो, ये हमारा फाइनल रिपोर्ट है। अब याद करो, हमने जब ऊपर पढ़े थे 6 रिपोर्ट्स लिखे थे वहाँ पे, तो वहाँ पर एक फाइनल रिपोर्ट लिखा हुआ था। कौन से 6 रिपोर्ट की बात करो? रिपोर्टिंग में। सो 4 रिपोर्ट्स तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ा दिए थे। 4 रिपोर्ट्स वर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, असेट मेमोरेंडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड असेट सेल रिपोर्ट। फिर एक था मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, दैट इज ओके, और एक लास्ट हो गया फाइनल रिपोर्ट। सो ये जो फाइनल रिपोर्ट है आपको एंड में बनानी, इसमें पूरा हिसाब बना के दे देते हो टू एनसीएलटी के भैया अब इस कंपनी को डिसॉल्व कर दो। एक बहुत खास चीज, अगर हम कंपनी को सेल कर रहे हैं इवन एज अ गोइंग कंसर्न, तो भी ये आपको एनसीएलटी के पास फाइल करना होता है। ये हम देते हैं डिसोल्यूशन, डेट ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिस दिन डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, उसी को हम डेट ऑफ डिसोल्यूशन मान लेते हैं, एंड ये विद इन 7 डेज फिर अथॉरिटी के पास पहुंच जाता है। तो एनसीएलटी ने जैसे ऑर्डर दे दिया, विद इन 7 डेज दिस ऑर्डर इज सेंड टू अथॉरिटीज, आरओसी के पास, आरबीआई के पास, जहाँ जहाँ कंपनी लिस्टेड थी, जहाँ जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड थी, वहाँ सब जगह पहुँच जाता है। ये है आपका फाइनल रिपोर्ट ऑफ लिक्विडेशन। वेरी इजी। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये चीज़ मैं जो ऑलरेडी बोली वापस रिपीट करता हूँ, आप भले ही कंपनी को बेच रहे होंगे एज अ गोइंग कंसर्न, तो भी आपको फॉर्म एच फाइल करना होगा टू एनसीएलटी। आपका लॉजिक बोलेगा कि अगर कंपनी को हम गोइंग कंसर्न की तरह बेच रहे हैं तो कंपनी को डिसॉल्व तो करना ही नहीं है भैया, आपको फाइनल रिपोर्ट तो एनसीएलटी को फाइल करनी है ना, आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट तो एनसीएलटी का फाइल करना है। तो ये सब जो आपको करना है, इसके लिए ये एक फॉर्मेट फिक्स है। भले ही आप कंपनी को ऐसे गोइंग कंसर्न बेच रहे हैं या फिर आप कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हैं, ये जो फॉर्मेट है दिस हैज टू बी फॉलोड कंपल्सरीली। चलो, इसके बाद में आपको एंश्योर करना है कि लिक्विडेटर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखेगा फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स और फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। नॉर्मली आज की तारीख में सारे के सारे रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं, तो 8 ईयर्स का रूल चलता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ फिजिकल आपके पास डॉक्यूमेंट वाउचर्स हैं तो उनको भी आप 3 साल तक मेंटेन करके रख लो। बहुत ईजी है। लास्ट टॉपिक, सेल ऑफ सीडी एज अ गोइंग कंसर्न। क्या हम कंपनी को गोइंग कंसर्न की तरफ बेच सकते हैं? जी हाँ, इसका एक रेगुलेशन आता है, रेगुलेशन 32A ऑफ लिक्विडेशन रेगुलेशन, कहने को इस चैप्टर का लास्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन 32A ऑफ लिक्विडेशन रेगुलेशन। ये क्या कहता है? रेगुलेशन 32A ऑफ लिक्विडेशन रेगुलेशन सेज इफ सीओसी रिकमेंड, अगर हमारी कंपनी के सीओसी ने रिकमेंड किया, सीओसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी किसी ने भी, इन्होंने रिकमेंड किया है, या फिर लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेलिंग इज गोइंग कंसर्न वुड रेंडर बेटर प्राइस, या फिर लिक्विडेटर का ऐसा ओपिनियन है कि हम अगर इसको गोइंग कंसर्न की तरह बेचेंगे तो बेटर प्राइस फेच कर सकते हैं। इफ सीओसी रिकमेंड्स, सीओसी ने रिकमेंड किया है, या फिर लिक्विडेटर का ओपिनियन है कि हम इसको गोइंग कंसर्न की तरह बेचेंगे तो बेटर प्राइस फेच कर सकते हैं, इस केस के अंदर यू हैव टू फॉलो 32A। अब ये क्या कहता है? लिक्विडेटर को ट्राई करना है कि कंपनी को पहले कैसे बेचा जाए एज गोइंग कंसर्न, के पूरा पूरा कंपनी को एक्वायर कर ले, टुकड़ों में नहीं। But if the liquidator is unable to do so for a period of 90 days, then he'll have to sell it asset by asset, then opt for other means. Easy peasy. हमने जो पढ़ा था रेगुलेशन में 32 के अंदर, अब समझना कि 32A आया है, मतलब ये 32 के बाद रखा होगा। 32 के अंदर उन्होंने बताया कि आप असेट को बेच सकते हो स्टैंड अलोन, लमसम, पार्सल्स, कॉम्बिनेशन, इस प्रकार से आप असेट्स को बेच सकते हो, या फिर एज अ गोइंग कंसर्न, बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। तो इनका कहना है पहले आप ई और एफ ट्राई करो, ई और एफ ट्राई करो, मतलब 32 का ई और एफ। नहीं, तुम समझ नहीं रहे मेरी भावनाओं को, इधर आओ। यस, ये 32, ये कहते हैं कि पहले आप 32 के ई और एफ को ट्राई करो, मतलब कॉर्पोरेट डेटर इज गोइंग कंसर्न और बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट इज गोइंग कंसर्न। पहले आप ई और एफ को ट्राई करो। ये कब ट्राई करोगे? इफ लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन कि गोइंग कंसर्न विल फेच अ बेटर प्राइस, या फिर सीओसी सेज गोइंग कंसर्न विल फेच अ बेटर प्राइस। ये कर लिया आपने, 90 डेज तक ये नहीं हो रहा है, देन यू गो फॉर ABCD। क्या असेट को स्टैंड अलोन बेचना है, लमसम में बेचना है, कलेक्टिवली बेचना है, या पार्सल्स में बेचना है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। और यहाँ पे पूरा पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। हमारे 4 भूत देखना बाकी है, बट उसके अलावा चैप्टर खत्म है। जब भी इस चैप्टर को आप सेल्फ स्टडी में पढ़ते हो, सीक्वेंस यही रखो, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, सीधा जंप टू 52, 52, 53, 54, और इस तरह से चैप्टर को पहले पूरा कंप्लीट कर लो, बिकॉज ये एक फ्लो में चलेगा। हाँ, फिर हमारे 4 भूत की बात हो जाती है। चलो आते हैं हम लोग 4 भूत के ऊपर। सबसे पहले मुझे आप चारों भूतों के सेक्शंस बता दोगे क्या? यस, 43, 44 बात करता है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, 45, 46, 47, 48 ये बात करता है अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन, 49 ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, एंड देन 50 एंड 51 टॉक्स अबाउट एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बहुत सुंदर।
आपसे मैं क्या अपेक्षा करता हूँ, सबसे पहले आपको ये चारों ट्रांजैक्शन दिमाग में बैठे होने चाहिए अच्छे से, कि क्या होता है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके लिए बहुत सुंदर सा चार्ट बनाया है, एकदम दिमाग क्लियर होना चाहिए। वेनेवर इफ एट ऑल CD is transferring any property or interest, if CD is transferring any property or interest to creditor, surety or guarantor, CD is transferring any property or interest to creditor, surety or guarantor for an antecedent debt, prior debt, by which such creditor will get benefit under section 51, 53। वापस एक बार रिपीट करते हैं, एकदम इजी। CD कोई भी ऐसा असेट प्रॉपर्टी या उसमें एक इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है टू क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर फॉर एन एंटीसीडेंट डेट, अ प्रायर डेट, जिसके थ्रू उस क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक बेनिफिशियल ट्रीटमेंट, एक बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा अंडर सेक्शन 53। तो दैट इज अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, वेरी इजी। और इसको याद रखने के लिए ऐसा पढ़ लेना, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सिक्योर्ड बना दिया जाता है, काफी आसान। इसके दो एक्सेप्शन है, दो केसेस में प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन काम नहीं करता है। पहला एक्सेप्शन आ जाता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा एक्सेप्शन है न्यू वैल्यू न्यू प्रॉपर्टी, ऐसा लिखा है। तो न्यू वैल्यू न्यू प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है न्यू लोन। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी ने नया लोन लिया है, उससे एक नया असेट एक्वायर किया और इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करके दे रहे हैं, तो ये कभी भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। हम पुराने डेट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो आता है, लेकिन अगर आप नया लोन ले रहे हैं और एक असेट को खरीद रहे हैं और उसी को सामने वाले को ऐसे चार्ज दे रहे हैं, तो ये कभी भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में आता नहीं है। एंड इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये भी है, आपने उसको रजिस्टर कर लिया विद इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद इन 30 डेज। तो ये हुआ सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन? व्हेनेवर कॉर्पोरेट डेटर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और असेट to a creditor, surety or guarantor for an antecedent debt, for a prior debt, by virtue of which now this creditor, surety or guarantor will be getting a beneficial treatment under 53। ये हो गया प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स में काम नहीं करता है। अगर आपने नया वैल्यू, नया लोन, नई प्रॉपर्टी ली है तो भी ये काम नहीं करेगा, और इन्फॉर्मेशन के पास रजिस्टर करवा लिया। नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ रेलेवेंट टाइम। रेलेवेंट टाइम फॉर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन काफी आसान है। फॉर रिलेटेड पार्टी other than employee it is 2 years, for other person 1 year। ये है इसका टाइमलाइन, बहुत इजी। विदाउट गोइंग अहेड अंडर वैल्यू, विदाउट गोइंग टू द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, उसको छोड़ के हम अंडर वैल्यूड पे जाते हैं। व्हाट इज अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन? उसमें दो चीजें कवर्ड है। व्हेनेवर CD गिफ्ट्स एनी प्रॉपर्टी और असेट, CD ने अपनी प्रॉपर्टी और असेट का क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया है, तो वो भी अंडर वैल्यूड है। और सेकंड, CD इज ट्रांसफरिंग इट्स असेट एट अ कंसिडरेशन व्हिच इज फार लोअर देन द वैल्यू ऑफ द असेट। CD जो दे रहा है उससे बहुत कम वैल्यू का कंसिडरेशन ले रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में आप बच्चे सेकंड पॉइंट तो लिख दोगे, गिफ्ट भूल जाओगे, तो केयरफुल रहना है। अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीजें कवर होती है, एक तो गिफ्ट, CD गिफ्ट समथिंग, सम असेट, एंड सेकंड इज CD कोई ऐसा असेट दे रहा है जिसकी वैल्यू से बहुत कम कंसिडरेशन वो ले रहे हैं। वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसका कंसिडरेशन मिल रहा है बहुत कम है, दिस इज अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर रेलेवेंट पीरियड क्या होगा? फॉर रिलेटेड पार्टी 2 years, फॉर एनी अदर पर्सन 1 year। वेरी इजी, इंप्लॉय वगैरह की कुछ बात नहीं है। फिर आता है ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर, अभी कुछ भी नहीं है। ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर का एक सिंगल सेक्शन चलता है, सेक्शन नंबर 49, बट इट जनरली असिस्ट आपका अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। बट फिर भी उसमें कह रखा है ट्रांजैक्शन बाय CD कुछ भी ऐसा कर रहा है बाय विच इट इज कीपिंग असेट्स अवे फ्रॉम क्रेडिटर, असेट्स आर केप्ट अवे फ्रॉम क्रेडिटर विच एडवर्सली इफेक्ट द राइट ऑफ क्रेडिटर, राइट टू क्रेडिटर्स। या फिर कोई भी ऐसा एक्शन कर रहा है जिससे कि क्रेडिटर्स के राइट एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, तो CD कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कि कीपिंग असेट्स अवे फ्रॉम क्रेडिटर, जिससे कि असेट्स क्रेडिटर से दूर हो रहे हैं। वन सेकंड चीज, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो कि एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है क्रेडिटर के राइट को, अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं, तो हो जाएगा ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर। बट 49 अकेला कभी आता नहीं है। उसके बाद में आता है एक्सटॉर्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन 50-51। इसमें दो वर्ड याद रखने हैं कि एक्सटॉर्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन तब होगा, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर क्या पे करना है? एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट्स करने पड़ रहे हैं आपको अंडर अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि क्लियरली कमर्शियली क्या दिख रहा है? अनकॉन्शनेबल दिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति इसको एंटर करता ही नहीं, तो एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट्स हैं तो वो भी हो जाएगा आपका एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और दूसरा, अगर अनकॉन्शनेबल टर्म्स दिख रहे हैं आपको उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वो भी हो जाएगा आपका एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके अंदर रेलेवेंट टाइम पीरियड क्या है? फ्लैट 2 years,
फ्लैट 2 ईयर्स, इसके अंदर 2 ईयर्स अलग अलग नहीं दे रखे, इन्होंने दिया टाइम पीरियड ऑफ फ्लैट 2 ईयर्स। सबसे पहली चीज़ आपको अगर ये इस प्रकार से ध्यान है तो इट विल हेल्प यू ज़बरदस्त तरीके से। तो ये अपने नोट्स के अंदर अगर ड्रॉ किया हुआ है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब आ जाता है कोर्ट के ऑर्डर, और ये करते हैं परेशान। कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर सबसे पहले अगर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे तो बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कम से कम 4 आपको बहुत इजीली याद होने चाहिए। अगर आपका अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में ABCD 4 ही है, बट उसमें से आपको 3 याद होने चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स है तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहे कि ABCD ही, इसमें से कोई भी 3 याद होने चाहिए। और लास्ट आपका आ जाता है, नहीं सॉरी, एक्सटॉर्शन क्रेडिट में 5 दे रखे, कोई भी 3 याद होना चाहिए। ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर के लिए सेपरेटली कुछ दे नहीं रखा है। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स ऑर्डर एक और चीज पढ़नी बाकी है, मुझे बताओ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में 2 ही सेक्शन है, 43, 44, फिर अंडर वैल्यूड में 4 क्यों है? 45, 46, 47, 48 रेलेवेंट को तो अलग दे ही दिया है, साथ में अंडर वैल्यूड में एक और कंसेप्ट आ जाता है दैट एनी क्रेडिटर और मेंबर कैन ऑल्सो मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT इफ दे फील आरप्रो लिक्विडेटर हैज नॉट मेड द एप्लीकेशन। नॉर्मली इन सब के अंदर जो भी भूत हैं उनके अंदर आरप्रो या लिक्विडेटर उसको फाइन करता है। CIRP के दौरान आरप्रो फाइंस एनी सच ट्रांजैक्शंस या फिर लिक्विडेटर फाइंस ड्यूरिंग लिक्विडेशन। लेकिन अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में एक पॉइंट दे रखा है, इफ आरप्रो और लिक्विडेटर आर अनेबल टू फाइंड एंड एनी मेंबर और क्रेडिटर गेट्स टू नो दे कैन ऑल्सो मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT। इन दैट केस NCLT रिवर्स तो करेगा ही, साथ ही साथ उस आरप्रो और लिक्विडेटर के अगेंस्ट भी ऑर्डर पास करेगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। काफी आसान है। दिस इज विद सेक्शन 43, 44 हो गया प्रेफरेंशियल का, 45, 46, इट शुड बी 47 सही है क्या? चलो देख लेंगे, जबरदस्त। अब आ जाते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स पे। एक बार कोर्ट के ऑर्डर्स को एक बार ऊपर से देखते हैं फटाफट से। कुछ पॉइंट्स कोर्ट के ऑर्डर्स में हमको याद रहना चाहिए। सबसे पहले आते हैं प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, कोर्ट के ऑर्डर्स। ऑर्डर बाय NCLT फॉर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, एकदम सिंपल। सबसे पहली चीज, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, हमने असेट दे दिया है। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है कि CD ने असेट जो है अपना, उस असेट को दे दिया या उस पर इंटरेस्ट दे दिया है टू अ क्रेडिटर, गारंटर और श्योरिटी फॉर एन एंटीसीडेंट डेट, जिससे उसको प्रेफरेंस मिल रही है। तो हमने अगर किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रॉपर्टी दे दी थी तो NCLT विल पास एन ऑर्डर कि भैया प्रॉपर्टी शुड वेस्ट बैक टू CD। पहला ऑर्डर एकदम इजी। दूसरा ऑर्डर, हमने किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रॉपर्टी देकर उसको सिक्योर्ड बना दिया था, उस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने प्रॉपर्टी को बेच के पैसे भी कमा लिए, उस पैसे से उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसके पास पैसे हैं, तो इवन NCLT कैन पास एन ऑर्डर दैट सच प्रॉपर्टी व्हिच ही हैज परचेज्ड विल वेस्ट बैक टू CD। याद आ रहा है? इसके अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने सेल कर दिया है, सेल करके पैसे आए, उससे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो इवन NCLT कैन पास एन ऑर्डर कि वो प्रॉपर्टी भी CD को वेस्ट हो जाएगी। थर्ड, कोई भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में आपने कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया है, इंटरेस्ट को कर देंगे कैंसिल, इजी। फोर्थ, कोई भी पर्सन जिसने कोई भी बेनिफिट लिया है बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, वी विल ऑर्डर हिम टू पे बैक द बेनिफिट, सबसे इजी पॉइंट। उसके बाद में कोई भी गारंटर है जिसको हमने रिलीव कर दिया था बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन, उस गारंटर को हम वापस ऑर्डर कर सकते हैं, यू हैव टू बी अ गारंटर फ्रॉम सम अदर डेट। उसके बाद में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को बेनिफिट हुआ था, कोई भी ऐसा क्रेडिटर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बेनिफिट हुआ था, NCLT कैन ऑर्डर एनी पर्सन to pay, to give a security for securing some other creditor। तो NCLT किसी एक क्रेडिटर जिसको बहुत फायदा हुआ था because of beneficial transaction, उसको कह सकते हैं कि आप सिक्योरिटी दो टू सिक्योर द डेट ऑफ दैट पर्सन जिसका नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। और लास्ट पॉइंट आता है टू द एक्सटेंट। NCLT कहीं भी बता सकता है कि कितने एक्सटेंट का आपको सिक्योरिटी देनी है, गारंटी देनी है या बेनिफिट प्रीपे करना है। लास्ट पॉइंट यहां पर आता है टू द एक्सटेंट। रुक जाओ अब यहां पे। सो ये पॉइंट्स गेट्स टू हैवी, बट आपको 4 पॉइंट बहुत कंफर्टेबली याद रखने और बिल्कुल भी परेशान करते नहीं है। NCLT कैन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर्टी विच वाज गिवन एज प्रेफरेंस टू वेस्ट बैक टू CD। If the creditor, if the person to whom the property was given as preference has sold the property and has bought some other property, NCLT can even order that property to vest back to CD. If any benefit had accrued to any person, NCLT can order that person to pay back the benefit. और उसके बाद में if we have created any security, NCLT can cancel that security. कितने easy शुरुआत के पॉइंट हैं। तो अगर प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन भी पूछे जाते हैं तो बहुत इजीली हम लोग 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम जाते हैं आगे, अब आता है हमारा अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के केस में 4 ऑर्डर दे सकता है NCLT। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर्स बाय NCLT इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में 4 चीजें। पहला, देखो सेम ही दिख रहा है, प्रॉपर्टी टू वेस्ट बैक टू CD। यस, प्रॉपर्टी टू वेस्ट बैक टू CD।
उसके बाद में सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट किया था उसको हम रिलीज या डिस्चार्ज करना चाहते हैं, सिमिलर पॉइंट है। कोई भी व्यक्ति इसको कुछ बेनिफिट मिल गया है, द पर्सन हैज टू रीपे बैक द बेनिफिट, सेम पॉइंट आ रहा है। और बस यहाँ पर है क्योंकि अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन था तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ने जो भी बोला है डेफिसिट, ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। हमने हमारी 4 CR की प्रॉपर्टी आपको 1 CR में बेच दी, पे अस 3 CR एज पर आवर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। तो आप देखोगे 3 पॉइंट तो कितने ईजी हो गए। जो प्रॉपर्टी है इट शुड वेस्ट बैक, हमने जो इंटरेस्ट क्रिएट किया इट शुड बी रिलीज्ड, यू हैव टू पे एनी बेनिफिट दैट यू हैव रिसीव्ड, एंड लास्ट हो गया आपका यू हैव टू मेक द पेमेंट एज पर द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। उसने जो अमाउंट बताया कि डेफिसिट है कि आपने इतने कम में लिया है, वो अमाउंट आप पे करो। धीरे 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 थोड़ा सा इजी लगने लग जाता है। यस, एंड इसके साथ में आता है हमारा ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स में कुछ नहीं होता है। हमारा लास्ट आता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसके अंदर क्या, सबसे पहला पॉइंट जनरल दे दिया, रिस्टोर द पोजीशन। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हमने ऐसे टर्म्स पे लोन ले लिया विच इज एक्सॉर्बिटेंट, रिस्टोर द पोजीशन आप जैसे भी करना चाहें कर दो। सेकंड, पूरा का पूरा जो लोन है उसी को हम क्या कर देते हैं, सेट असाइड, या फिर सेट असाइड नहीं करते हैं उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई, या फिर आपको जो भी बेनिफिट हुआ है वो आप क्या कर दो, रीपे, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है उसको हम कर सकते हैं कैंसिल। एकदम सिंपल। तो एक्सटॉर्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाते हैं 5। देखो सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला पॉइंट तो हर जगह ही है कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उसको कैंसिल कर देते हैं, जो भी बेनिफिट लिया है वो उससे रीपे करने का कह देते हैं। ये 2 पॉइंट तो हर जगह पर ही मिल गए हमको। उसके बाद में यहाँ पर क्योंकि हमने लोन की कुछ बात कर रहे हैं तो लोन को पूरा सेट असाइड या उसको कर देते हैं मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट फर्स्ट पॉइंट इज जो भी ऐसा करेंगे कि वी कैन रिस्टोर बैक द पोजीशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। विद दिस वी हैव एक्चुअली इन दिस स्पैन ऑफ टाइम सब्सटैंशियली कवर्ड द एंटायर चैप्टर। रुक जाते हैं अभी हम। यस यारों, बस 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 बस, थकना नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। खत्म 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 हो गया यार। अच्छे समझना, मैं आपको मेरे दिल पे हाथ रख के बताऊं ना, एकदम सच बताऊं तो एक्चुअली आईबीसी के अंदर रिवीजन की जरूरत नहीं होती। नहीं, मैं बताता हूं क्यों नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि आईबीसी इस प्रकार का सब्जेक्ट है जिस प्रकार के अंदर आपको डेप्थ आनी चाहिए। मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप देखो कि आपको बहुत ज़्यादा रटने की शक्ति चेक नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, आप ग्रीन अभ्यास शीट देख रहे हैं, रेड अभ्यास शीट देख रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर ऐसे याद होने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को एनालाइज करके उसमें क्या पूछा है ये आइडेंटिफाई करके लिखना है ट्रिक। तो यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न ही है उसके अंदर क्विक रिविजन्स, ये जो रिविजन्स है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन कभी कभी क्या है कि आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए काम कर जाते हैं कि हाँ भाई, अरे हाँ हाँ सारे सेक्शंस हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप उसको आंसर तभी कर पाओगे जब आपको उस सेक्शन की गहराई पता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है, सेक्शन नंबर क्या है पता है, इट विल नॉट हेल्प। जबकि हमने तो बहुत डेप्थ में लिया। सीआरपी का रिवीजन भी हमने कुछ 4 घंटे ज़्यादा लिया और ये रिवीजन भी हमारा 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आई टेल यू ये आपको हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस बूस्टर है। बट जितना प्रेम से आप जितना डेप्थ में उसको पढ़ते हैं वैसे आप एग्जाम के क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलो हम लोग आते हैं, रैप अप कर लेते हैं। बट फिर भी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा अच्छा तो लगता है। और जो हमारा सीआरबीआई का पेपर है 40 मार्क्स होता है, ऐसे ही निकाल के ले जाएंगे हम लोग बहुत ईजिली अगर ये हमको याद होते हैं तो। 33 एक बहुत ज़बरदस्त बात है, इलेक्टिव आईबीसी के लिए पढ़ने के चक्कर में ये 40 मार्क्स तुमको बहुत ईजी लगने लग जाते हैं, एकदम ईजी। बिकॉज आपके अगर इसके क्वेश्चंस देखते हैं तो एकदम ऐसे लगते हैं फुद्दू इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं लोग, तो ऐसा है। तो यू विल गेट वंडरफुल मार्क्स। अफसोस उस व्यक्ति को है जिस बेचारे बच्चे को, जब आप समझो पहले कैसा होता था, पहले मॉड्यूल 2 में होता था सीआरआई और मॉड्यूल 3 में होता था आईबीसी, तब वहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनको आईबीसी पढ़ना था 40 मार्क्स के लिए, और जो मॉड्यूल 3 दे ही नहीं रहा, उसने इलेक्टिव पढ़ा ही नहीं है, वो सिर्फ उसके लिए पढ़ता था। हे भगवान, हे भगवान। और वहाँ पे फिर अगर एक आधा भी बाउंसर क्वेश्चन आ जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता था। चलो हमें कोई परेशानी की बात नहीं, हम तो 140 मार्क्स के लिए तीर चला रहे हैं, घुस जाते हैं अंदर। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। सर ये हमको भी आता है। चलो पहले सेक्शंस को कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग रेगुलेशन देखते हैं। 33 इज इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, 34 इज अपॉइंटमेंट लिक्विडेटर एंड फीस, 35 powers and duties of liquidator, 36 liquidation estate, 37 power of liquidator to get the information, 38 consolidation, 39 verification, 40 admission rejection, 41 determination of value, 42 appeal from the order of liquidator, very easy 42। फिर अब 43 सीक्वेंस में जाते हैं। 43 preferential transaction, 44 preferential transaction, ऑर्डर से उसका, बट इतना नहीं, आप ये ध्यान, 43, 44 प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, 45, 46, 47, 48 अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, 49 ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, 50, 51 एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन, एकदम सिंपल। उसका था 52 सिक्योर्ड क्रेडिटर, द राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर टू चूज, 53
waterfall, distribution of proceeds, and 54 dissolution. लाइफ कितनी इजी, जबरदस्त. चलो आते हैं यहां से शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा 33. अगर इसको वापस देखते हैं, लिक्विडेशन चैप्टर है वो रन करता है 33 से लेकर 54, चैप्टर 3 पार्ट 2 ऑफ आईबीसी 2016. रेलेवेंट रेगुलेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016. तो आगे मैं जितने भी रेगुलेशन नंबर बोलूंगा वो इस रेगुलेशन के होने वाले हैं. 33 बात करता है इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन. इसके 7 सबसेक्शन है. सबसे पहला सबसेक्शन बात करता है कि आपके 2 केसेस जिसके अंदर लिक्विडेशन हो सकता है. पहला केस, टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ. दूसरा केस कि रेजोल्यूशन प्लान आया तो था लेकिन एनसीएलटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो कंप्लाई नहीं करता था सारे कंटेंट्स के 30 सबसेक्शन 2 वगैरह के. ठीक है. इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन. वो आपको 2 और केसेस बताते हैं. नेक्स्ट 2 सबसेक्शन वो हमको आके बता देते हैं कि इसके अलावा भी अगर कभी भी 2 और पॉइंट्स कौन थे, सीओसी ने अगर 66% का रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड कर लिया दैट हमें तो क्या करना है, लिक्विडेट करना है, तो उस केस में भी यू हैव टू गो फॉर लिक्विडेशन. उसके बाद में आ जाता है कि अगर आपको रेलेवेंट, अगर सीडी ने वॉयलेट कर दिया है रेजोल्यूशन प्लान को तो उस केस में भी आपका लिक्विडेशन होता है. देयर आर 2 सबसेक्शंस व्हिच टॉक अबाउट दिस बिकॉज उसमें कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी लिक्विडेशन ऑर्डर कर सकता है. तो अगर मैं 33 के अंदर घुस जाता हूं तो 33(1) 2 पॉइंट्स बताता है, 33(2) 1 पॉइंट बताता है, 33 और 33(4) ये दोनों मिलके एक ही पॉइंट बताते हैं. अभी कौन से पॉइंट थे, 33(1) का ए आपको बताता है कि कभी भी आपका लिक्विडेशन होगा अगर टाइम पीरियड के अंदर आपका सीआरपी कंप्लीट नहीं हुआ है. बी आपको बताता है कि अगर मान लीजिए आपका रेजोल्यूशन प्लान आया तो था लेकिन एनसीएलटी ने उसको अप्रूव नहीं किया तो इस केस में लिक्विडेशन होगा. 33(2) आपको बताता है तीसरा केस कि अगर सीओसी ने 66% के अप्रूवल से डिसाइड कर दिया लिक्विडेशन करना तो लिक्विडेशन होगा. और सबसेक्शन 3 और 4 ये मिलके बताते हैं कि अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान को सीडी ने ही कंप्लाई नहीं किया, सीडी ने वॉयलेट कर दिया टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो उस केस में भी होगा आपका लिक्विडेशन. ये 4 केसेस हैं लिक्विडेशन के. इसके बाद में आता है सबसेक्शन 5 जिसको हम प्रेम से बोलते हैं छोटा मोरेटोरियम, कि ड्यूरिंग लिक्विडेशन ना तो कोई केस सीडी के अगेंस्ट फाइल होगा या ही सीडी किसी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा. लेकिन उसके 2 एक्सेप्शन आ जाते हैं. पहला एक्सेप्शन, लिक्विडेटर कैन फाइल अ केस विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, और दूसरा एक्सेप्शन सबसेक्शन 6 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन determine the transactions over which subsection 5 will not apply. और सबसेक्शन 7 आ जाता है लास्ट, डिस्चार्ज ऑफ सीडी, कि अगर हमें गोइंग कंसर्न की तरह नहीं चलाना है तो हम यहाँ पे डिस्चार्ज कर देंगे सीडी को, सारे के सारे एम्प्लॉइज वगैरह सबको डिसमिस कर देंगे. एज इजी एज दैट. दिस इज 33. मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते टाइम पे बोला था 33 पूरा कंटेस्ट करके चलना, इट विल रियली हेल्प यू. फिर आगे जाते हैं 34, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड. लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे हम लोग. मुझे बताओ किस केस में आरप्रो विल नॉट एक्ट एज लिक्विडेटर. एनसीएलटी ने उनका प्लान रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ 30 सबसेक्शन 2 1. सेकंड, आईबीबीआई ने इन राइटिंग बोल दिया कि ये तो काम नहीं करेगा 2. और तीसरा, अगर रिटन कंसेंट उस व्यक्ति ने नहीं दिया तो वो. इन 3 केसेस के अंदर आरप्रो विल नॉट एक्ट एज लिक्विडेटर. सो देन यू विल हैव टू रेफर टू आईबीबीआई. आईबीबीआई 10 दिन में रिस्पॉन्ड कर देगा एंड सम न्यू पर्सन कैन एक्ट एज लिक्विडेटर. उससे भी आपको रिटन कंसेंट लेना होगा. इजी. उसके बाद में आता है फीस ऑफ लिक्विडेटर. सीओसी डिटरमिन कर देता है जनरली. उसके बाद में नहीं तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी डिटरमिन कर देता है. और किसी ने भी डिटरमिन नहीं किया तो आपको या तो आरप्रो जैसी ही फीस दे दो या फिर आप परसेंटेज ऑफ मनी रियलाइज, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, इस हिसाब से आप रेशियो बना के फीस दे सकते हो. इसके बाद में बहुत सारे हमारे आ गए रेगुलेशन. अब इन रेगुलेशन की बात कर लेते हैं. एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर. कौन लिक्विडेटर बन सकता है? लिक्विडेटर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भूल जाते हो आप, सिर्फ इंडिपेंडेंट बोल रहे हो. तो लिक्विडेटर का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना जरूरी है और साथ में वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट के 3 ग्राउंड्स हैं. इंडिपेंडेंट होगा जब वो क्वालिफाइड टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अंडर कंपनीज एक्ट. सेकंड, नॉट रिलेटेड पार्टी, नॉट एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर, पार्टनर ऑफ सीएस सीएमए फर्म, उसको अच्छे से लिखना, कॉस्ट ऑडिट फर्म, सेक्रेटरी ऑडिट फर्म एक्सेट्रा. बी, लीगल फर्म या कंसल्टिंग फर्म जिससे हमें रेवेन्यू मिल रहा है कितना, 10%, जो अपना 10% रेवेन्यू सीडी से रियलाइज करता है. उसके बाद में आ गया लिक्विडेटर्स फीस. ठीक है, हमने बात करी. रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग का हमको ध्यान रखना है. 5 चीजें हैं जो लिक्विडेटर को एनसीएलटी को देनी है. ये 6 चीजें हैं जो लिक्विडेटर को एनसीएलटी को देनी है. एक तो मिनट्स है ऑफ द मीटिंग ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी. इनको हटा दूं तो 5 चीजें आती है. सबसे पहले क्या देंगे? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के साथ में क्या देते हैं? असेट मेमोरेंडम. फिर एवरी क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट. प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ में असेट सेल रिपोर्ट और एकदम एंड में फाइनल रिपोर्ट. ये 5 चीजें दी जाती है. और 6th चीज आ जाती है इसके साथ में हमारा मिनट्स ऑफ द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी. अब इसके अंदर एक एक करके फटाफट से डिस्कस ही कर लेते हैं. यहाँ पे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमको देनी होती है एनसीएलटी को, ये बात तो ठीक है. उसके साथ में कब देनी होती है मुझे बताओ? विद इन 75 days फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट.
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में हम पूरा का पूरा बताते हैं कि हमारे कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, असेट्स कैसे हैं, लायबिलिटीज कैसी हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट है लिक्विडेशन का, ये सब चीज़ें हम एक बार प्लान क्या है, टाइमलाइन क्या है, ये सब हमको हमारा एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देना होता है। उसके बाद में इसी के साथ में हम देते हैं असेट मेमोरेंडम। दिस हैज अ लिस्ट ऑफ ऑल दी असेट्स, देयर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट वी वांट टू गिव अबाउट द असेट एंड द मोड ऑफ सेल वी आर ट्राइंग टू गो फॉर, ये सब देना होता है। उसके बाद में हम देते हैं टाइम टू टाइम प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट हैज टू बी गिवन विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। फर्स्ट जब आपका पॉइंट हुआ है उसके भी फर्स्ट क्वार्टर एंड से 15 डेज में, और उसके बाद में भी एवरी क्वार्टर एंड से 15 डेज के अंदर। प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आप देते हो आपने किसी भी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, उसका टेन्योर कितना रखा है, उसकी फीस कितनी आप पे कर रहे हो, आपका जो मटीरियल लिटिगेशन चल रहे हैं उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है क्या, आपका कोई भी लिक्विडेशन फीस इसमें लिक्विडेशन कॉस्ट में कुछ चेंज हुआ है कि इसमें कितना खर्चा हुआ है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देते हैं। उसके बाद में आता है असेट सेल रिपोर्ट। इस क्वार्टर में अगर कोई भी असेट सेल हुआ है तो उसका हम देते हैं कि हमने किस अमाउंट पे उसको बेचा, हमारा बेचने का खर्चा कितना हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल कितना हुआ, हमारा एस्टीमेट जो था उससे डिफरेंस या सेम है, अगर डेफिसिट है तो क्यों हुआ, किस व्यक्ति को बेचा, उसके नाम एंड डिटेल, किस मोड से बेचा, ये सब हमको यहाँ पे बताना होता है। ये हो गया। उसके बाद में अर्ली डिसोल्यूशन। अगर कभी भी लिक्विडेटर को ऐसा लग रहा है दैट उसको लग रहा है कि लिक्विडेशन कॉस्ट इज गोइंग टू बी ह्यूज, then he can decide in the assets का value is very less, he can decide for early liquidation and valuation of asset intended to be sold, that's okay, हमें asset का valuation देना होता है, that's easy। public announcement by liquidator, liquidator के appointment के within 5 days, liquidator जिस दिन अपॉइंट हुआ है अपॉइंटमेंट के 5 दिन के अंदर he has to give a public announcement inviting claims from everyone। यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं वही इंग्लिश और रीजनल जैसा हमने रेगुलरली पढ़ा है, उसके साथ में वेबसाइट ऑफ सीडी, वेबसाइट ऑफ आईबीबी है, जबरदस्त। इसके बाद में आता है हमारा पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। इट्स ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, आपके पास बहुत सारी पावर एज ए लिक्विडेटर, लेकिन साथ ही साथ में आपको प्रोफेशनल्स को भी अपॉइंट करना है। ये जब प्रोफेशनल को अपॉइंट कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल इन 3 तरह से नहीं हो सकते, आपके रिलेटिव, सीडी के रिलेटेड पार्टी एंड पिछले 5 सालों में जो आपके ऑडिटर रहे हैं ये भी नहीं हो सकते। वंडरफुल। फिर आता है लिक्विडेशन एस्टेट। लिक्विडेशन एस्टेट इज अनदर इजी सेक्शन जिसके अंदर आता है कि क्या क्या हमारे इंक्लूड होंगे, क्या क्या एक्सक्लूड होंगे। हमने बार बार बात कर ली इस बारे में, क्या क्या इंक्लूड होंगे। हर वो असेट जिसका ओनरशिप राइट हमारे पास में वो इंक्लूड होगा, भले ही टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, डिस्प्यूटेड नहीं हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, ये सब इंक्लूड होगा। जो असेट हमने एनकम्बर्ड केस में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन एनकम्बर्ड की कहानी क्या है, अगर 52 के अंदर उस व्यक्ति ने उसको रिलिंक्विश कर दिया है तो वो चीज यहां पर इंक्लूड हो जाएगी। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? क्वाइट इजी। मैंने कहा था ये बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, व्हाट विल नॉट बी इंक्लूडेड। हर वो चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसके आप ओनर नहीं हो, भले ही वो आपके पास है, वो इंक्लूड नहीं होगी। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आपके पास में है, कोई आपने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, लीज फॉर यूज ऑफ असेट, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कोई फॉर ट्रस्ट आपके पास, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं इंप्लॉइज का प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर। उसके बाद में पर्सनल एसेट ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर, ये भी इजी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। एक इजी पॉइंट और ले लेते हैं, सब्सिडरी के जो शेयर्स हैं वो हमने इंक्लूड कर लिए ऊपर, तो सब्सिडरी के असेट्स इंक्लूड नहीं होंगे। कोई भी ऐसा असेट जो हमने एज अ कोलैटरल दे रखा है किसी भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को, विच इज सब्जेक्ट टू नेटिंग ऑफ एंड सेटिंग ऑफ, वो असेट भी इंक्लूड नहीं होता है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? जबरदस्त। चलो, ये हो गया हमारा लिक्विडेशन एस्टेट। फिर आता है पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। बहुत इजी है कि हमने लिक्विडेटर को पावर दे रखी है कि वो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कर सकता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज को हमने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया है, लिक्विडेटर जाएगा, वो लोग इसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बिकॉज उसको वेरीफाई करना है बाद में। पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू लिक्विडेटर, सेम लाइक सेक्शन 19 कि हम जैसे आरप्रो को कोऑपरेट करते हैं उसी प्रकार आईआरप्रो को कोऑपरेट करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर लिक्विडेटर को कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद में आते हैं हमारा इजी पार्ट, कंसोलिडेशन, वेरिफिकेशन, एडमिशन, डिटर्मिनेशन, अपील। इसमें टाइम पीरियड को लेकर बहुत ध्यान से रखना है। कंसोलिडेशन विद इन 30 डेज, इसमें 14 डेज का भी एक टाइम पीरियड है। क्या? इफ एनी पर्सन हु सबमिटेड हिज क्लेम ही कैन वेरी और विड्रॉ विद इन 14 डेज फ्रॉम हिज सबमिशन। उसके बाद में आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट टू सबमिट द क्लेम्स। ठीक है सर। एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम, दे हैव टू इन्फॉर्म विद इन 7 डेज फ्रॉम एडमिशन और रिजेक्शन। जब आप वेरीफाई कर रहे हो तभी आप एडमिट और रिजेक्ट तो कर रहे हो। एडमिट किया तो 7 दिन में बताओ, रिजेक्ट किया तो 7 दिन बताओ। जिस दिन आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया वहां से 14 डेज का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर दे कैन अपील टू एनसीएलटी एंड यू टू डिटरमिन द वैल्यू एज वेल। इजी। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर आपको बनाना होता है विद इन 45 डेज फ्रॉम लास्ट डे टू सबमिट क्लेम्स। आपका लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर बन जाना चाहिए, एनसीएलटी को दे दो। एंड आपको स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बना दी विद इन 60 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट।
फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी हैज टू विदिन 7 days फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ये अपने आप में एक जोक है, लेकिन फिर समझ में आया कि लिक्विडेशन कमेंस जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, जब तक ये नहीं बनता है तब तक COC काम करता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को कोई भी चीज एडवाइस करनी है तो दे एडवाइस इट विद अप्रूवल ऑफ 66%। लाइफ इज सो इजी। फिर आता है आपका 43 से लेकर 51 की कहानी। यहाँ पे हाँ 43 लेके 51 की कहानी। 43, 44 ये बात करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन की। 45, 46, 47, 48 ये बात करते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन की। 49 बात करते हैं ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स एंड लास्ट 50 और 51 बात करते हैं एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। चलो पहले सबसे पहले चारों ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट के अलावा बाकी सब कुछ हम यहाँ पे चार्ट के माध्यम से रिवाइज कर पाएंगे। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। क्या होता है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन? जब भी एक CD किसी भी क्रेडिटर, गारंटर, श्योरिटी को या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा है, प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है फॉर एन एंटीसीडेंट डेट बाय विच सच क्रेडिटर, श्योरिटी, गारंटर विल गेट अ बेनिफिशियल पोजीशन अंडर सेक्शन 53। ये है। इसके दो एक्सेप्शन है, पहला इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और दूसरा न्यू वैल्यू, न्यू प्रॉपर्टी एंड यू रजिस्टर इट विद इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी विद इन 30 days। इजी पीजी होगा। फिर आता है हमारा प्रेफरेंशियल को पढ़ लेते हैं। तो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, दो चीजें। पहले क्या कवर करते हैं? गिफ्ट। ये आप भूल जाओगे, मैं अभी बता रहा हूं आपको। अंडर वैल्यूड में क्या लगता है कि हमने हमारा असेट दिया और कम वैल्यू का कंसिडरेशन मिला, ये तो आप लॉजिक से भी याद रख लोगे, लेकिन आप भूल जाओगे गिफ्ट। तो ध्यान रखना है गिफ्ट भी इंक्लूड होता है इसके अंदर। उसके अंदर होता है डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर, इसका भी एक डेफिनेशन है। अगर आपने कभी भी अपने क्रेडिटर से असेट को दूर रखा या फिर आपने कुछ भी ऐसा किया विच इज एडवर्सली इफेक्टिंग द क्रेडिटर, दैट इज ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर। और लास्ट एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन के टर्म्स में हैं एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट्स या फिर उनके टर्म्स हैं अनकॉन्शनेबल, तो इन केसेस के अंदर ही आ जाता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलो मुझे बता दो रेलेवेंट टाइम पीरियड कितना है। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए रिलेटेड पार्टी एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय के लिए 2 years, फॉर एनी अदर पर्सन 1 year। उसके बाद में अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी 2 years, एनी अदर पर्सन 1 year। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे फ्लैट 2 years। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? लाइफ इज ईजी। इसके बाद में चले जाता हूँ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। लाइफ बहुत आसान है कि अगर कभी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको दो चॉइस मिलती है, रिलिंक्विश कर देंगे या फिर रियलाइज कर देंगे। अगर रिलिंक्विश कर दोगे तो आप 53 में कहाँ पे आ जाओगे? सेकंड पोजीशन पे, सही है। लेकिन अगर आप रियलाइज करते हो तो उसके आगे लंबी कहानी है। रियलाइज करोगे तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना प्रपोर्शनेट अभी तक जो CIRP लिक्विडेशन एक्सपेंस हुआ है वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ये बात तय है। फिर अगर आप रियलाइज करोगे तो दो बातें हो सकती है, या तो आपको प्रॉफिट हुआ, सरप्लस हुआ, या फिर आपको डेफिसिट हुआ। अगर सरप्लस हुआ तो यू विल हैव टू अकाउंट बैक एंड गिव द सरप्लस बैक टू लिक्विडेटर, और अगर डेफिसिट हुआ तो 53 में आप नीचे आपके लिए एक जगह है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन्होंने रियलाइज किया था अंडर 52, आप वहां पर आके बैठ जाएंगे। 52, 53 चलो देखते हैं, बिना देखे एक बार 53 याद है क्या। सबसे पहले तो लिक्विडेशन एसेट से पैसा आएगा। एक कैटेगरी में व्हाट विल बी पेड, देखते हैं आपको याद है क्या। ए में आप पे कर रहे हैं CIRP और लिक्विडेशन कॉस्ट। बी में आप दो लोगों को बिठाना चाहते हो, वर्कमैन ड्यूज फॉर 24 आवर्स के मंथ्स, और उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने रिलिंक्विश किया है अंडर 52, बिल्कुल सही है। सी एम्प्लॉइज फॉर 12 months, वेरी गुड। डी फाइनेंशियल डेट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब इसके अंदर आप किनकी बात कर रहे हो? अनसिक्योर्ड। हम यहां पे भी रिलीव वालों को नहीं बिठा रहे हैं, है ना। डी के बाद ई गवर्नमेंट ड्यूज फॉर 2 years, और उसके बाद में दूसरे कौन आ जाएंगे? वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन्होंने रियलाइज किया था और डेफिसिट वाले केस में आ गए। और फिर एफ जो भी रिमेनिंग डेट्स है इट इंक्लूड्स अनसिक्योर्ड OC, देन प्रेफरेंस एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर, उनको तो कुछ मिलना है नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट, इसी के साथ में हमको छोटी मोटी चीजें और पढ़ी, जैसे कि लिक्विडेशन कॉस्ट की पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी। लिक्विडेशन कॉस्ट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द लिक्विडेटर्स फीस। लिक्विडेटर की फीस तो होती है, साथ में कंपनी चलाने का पूरा खर्चा भी यहाँ पर आता है, इसको हम देख लेंगे एक बार। फिर आता है सेल ऑफ असेट 32। अब ध्यान रखना, मैंने वापस कहा है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो आपसे मोड ऑफ सेल पूछ रहे हैं या सेल ऑफ असेट करने का तरीका पूछ रहे हैं, तो केयरफुल रह के इसको आंसर करना है। अगर पूछा था सेल ऑफ असेट तो उसमें 6 पॉइंटर आंसर है। यू कैन सेल द असेट ऑन स्टैंड अलोन, स्लम सेल, पार्सल और इन कलेक्टिवली, कलेक्शन, ये 4। उसके बाद में सेलिंग ऑफ
कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न और बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, ऐसे करके 6 पॉइंट है। फिर मोड ऑफ सेल में 2 होता है, ऑक्शन एंड प्राइवेट सेल। प्राइवेट सेल आप कर सकते हो अगर गुड्स पेरिशेबल हैं, उनके वैल्यू डिटीरियोरेट होने वाली हैं, या फिर फेल्ड ऑक्शन की रिजर्व प्राइस से कम में आप कर रहे हो तो आप कर सकते हो, या फिर आप एनसीएलटी अप्रूवल से कर लो अगर 3 केसेस में फिट इन नहीं होते। लेकिन अगर इन 3 केसेस में भी रिलेटेड पार्टी को कर रहे हो तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिएगा। इस पे केस लॉ हुआ, उन्होंने पूछा कि हम पेरिशेबल गुड्स बेच रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, क्या हमें एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए? कतई नहीं चाहिए, कंफ्यूजन ही नहीं। फिर आता है कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन, पूरा लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने सारे के सारे एसेट्स को बेच के सारे के सारे डेट्स को पे ऑफ कर दिया है। फाइनल रिपोर्ट प्रायर टू लिक्विडेशन, हमको डिसोल्यूशन करने के लिए एक फाइनल रिपोर्ट देनी होती है, तो उसके अंदर 3 चीजें देनी है। फॉर्म नंबर H है क्या? राइट, फॉर्म नंबर H के अंदर में 3 चीजें देनी है, एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन, फाइनल रिपोर्ट एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट। फॉर्म H का पूरा ये हमने दे दिया जैसे ही कोर्ट को, एनसीएलटी को। नाउ एनसीएलटी विल पास एन ऑर्डर, जो उनका डेट ऑफ ऑर्डर है वही बन जाएगा डेट ऑफ डिसोल्यूशन, कोई चिंता की बात नहीं है। और उसको कितने दिनों में? 7 डेज में आपके जो भी रेगुलेटर हैं उनके पास भिजवा दिया जाता है। इसके बाद में एक बहुत अहम चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, आप कंपनी को अगर गोइंग कंसर्न की तरह बेच रहे हैं तो भी आपको ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस करना होता है। उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ सीरीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो 8 ईयर्स तक और फिजिकल है तो 3 ईयर्स तक। सेल एज अ गोइंग कंसर्न 32A, ये 32A यहाँ का है पर दे एंड में रखा है कि अगर आप कभी भी असेट्स को सेल करें तो आपके ABCDEF 5-6 ऑप्शन हैं, आप उसको 6 के अगर सीक्वेंस में जाते हो तो क्या सबसे पहले बोला उन्होंने? स्टैंड अलोन, स्लम सेल में बेच सकते हो आप, पार्सल्स कलेक्टिवली, या फिर बोला कि कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न एंड बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, ये ऑप्शन है। इनका कहना है कि आपको पहले कोशिश करना है ABCD नहीं, E और F को आपको ट्राई करना है। अगर लिक्विडेटर का ओपिनियन है कि गोइंग कंसर्न से बेटर प्राइस आएगी, या फिर COC ने रिकमेंड किया, इन दैट केस दे विल फर्स्ट ट्राई फॉर ऑप्शन नंबर E and F, दैट इज गोइंग कंसर्न, एंड इफ एट ऑल दे आर अनेबल टू सेल इट एज अ गोइंग कंसर्न फॉर 90 days, in that case they'll go for asset selling individually, and that is all about this particular chapter. The beauty should be कि अब आप सिर्फ अगर इसको भी देखें तो इसको देख के पूरा चैप्टर यहीं से रिवाइज हो जाए। That'll be all for this session. Thank you so much for your nice patience, and I'm going to see you guys tomorrow. Bye.